हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई लवर फ्रेंड। एपिसोड की शुरुआत में हम 11 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी में हमें हमारे ड्रामा की मेल लीड जिसका नाम जियांग है और फीमेल लीड तांग भी दिखाई जाती है, जो कि एक दूसरे को उनकी सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए विशेस देते हैं। इसके बाद जब सभी एक दूसरे को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तभी उनमें से जो नाम का एक फ्रेंड खड़ा होकर जियांग की तरफ से ड्रिंक करता है, जो देखकर सभी उसे छेड़ने लग जाते हैं। पर अचानक से वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो शायद इसके बाद फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगे, जिस बात से सभी लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। जियांग और तांग ने यहाँ पर इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो तो इस बात पर रो ही पड़ते हैं। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। जहाँ उसके आंसू साफ करने के बहाने तांग उसके चेहरे पर केक लगा देती है। अभी सभी एक दूसरे के साथ केक से खेलने लग जाते हैं। इससे इन सभी की पार्टी काफ़ी मेमोरेबल बन जाती है। खेलने के बाद तांग जियांग के पास जाती है, जो कि अकेला खड़ा हुआ था। तांग के पूछने पर वो उसे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हम हमेशा बडीज रहेंगे। जहाँ तांग भी उसे यही प्रॉमिस करती है और दोनों हंसने लग जाते हैं। पर तभी जियांग वॉमिट कर देता है। इसके बाद भी वो मून को देखकर हंसने लग जाता है, लेकिन वो मून था ही नहीं। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि जियांग और तांग अब भी एक दूसरे के साथ हैं। जियांग तांग से बोलता है कि तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, पर वो बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे लेट जाना है। जियांग उसे बताता है कि जिस रास्ते तुम्हें जाना है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए हमें पहले जाना चाहिए। ऊपर से आज तुम्हारी बैंक में जॉब का पहला दिन है। तांग का उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो जियांग उसे हाथ पकड़कर उठा देता है, जिसके बाद वो पूरे घर की सफाई करने लग जाता है क्योंकि तांग की जॉब लगने की खुशी में उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर पार्टी की थी। तभी तांग ब्रश करते हुए बाहर आ जाती है और वेरन और यानान के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर चले गए, तो जियांग उसे बताता है कि वो रात को ही चले गए थे। इसके बाद तांग उसे ब्रश करते ही बात करने लग जाती है, लेकिन उसे उसकी बात समझ नहीं आती और कहता है कि हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अब जब वो रास्ते में होते हैं तब तांग का मेकअप करना ही बंद नहीं हो रहा था, उसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए जियांग काफ़ी ध्यान से कार ड्राइव कर रहा था। तांग उसे बताती है कि मुझे कुछ खाने के लिए लेना चाहिए था, पर जियांग उसके लिए वो चीज़ पहले ही खरीद कर कार में रखी थी, जो कि उसे पसंद है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और मज़े से खाने लग जाती है। तब जियांग उससे पूछता है कि तुमने उस बैग में क्या रखा है। इस पर वो बताती है कि इसमें मेरे कपड़े हैं, जो कि मैं ऑफिस से निकलने के बाद वहीं पर चेंज कर लूँगी। यहाँ से फिर हम तांग की कंपनी के डायरेक्टर गान और उसके सेक्रेटरी शिया को देखते हैं, जिसके कैबिन में जाते ही सभी लोग जल्दी से ऑफिस की सफाई करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जब डायरेक्टर उसमें से एक लड़की के टेबल पर मिल्क जूस वगैरह देखता है, तो उसके जाने के बाद सेक्रेटरी उस लड़की से जल्दी से साफ करने के लिए कहती है, वरना इससे उसके अटेंडेंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही वो उसे अपने बाल बांध कर रखने के लिए भी बोलती है। वहीं हम जियांग और तांग को देखते हैं, जो कि नीचे पहुंच चुके थे, जहाँ पर जियांग उसे डायरेक्टर तांग कहकर विश करता है कि उसका पहला दिन अच्छा हो। अब वो अपने बाल ठीक करने में ज़्यादा ही बिजी थी, जो देखकर वो उसे कहता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो, अब जाओ भी। फिर उसे बाय करने के बाद तांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने कपड़े वाला बैग वहीं पर भूल जाती है। तब जियांग को किसी का कॉल आता है, जो उसे याद दिलाता है कि थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें तांग के बारे में बताया जाता है, जिसने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है और उसे फाइनेंस में PhD भी की है, जिसने रिस्क कंट्रोल के लिए ऐसे प्लानिंग तैयार की जिससे कम उम्र के अंदर ही उसे इतनी अच्छी पोस्टिंग मिल गई। ये सारे डिस्कशन उसके ऑफिस मीटिंग में हो रही थी। तांग जब ऑफिस के अंदर एंटर होती है, तभी फानलिन नाम की लड़की उसके पास आती है, जो कि उसे अंदर ऑफिस तक गाइड करती है। इधर मीटिंग में डायरेक्टर सभी से इस बार में ही बात कर रहा था कि तांग कितनी यंग एज में ही डायरेक्टर बन गई है, लेकिन उनमें से एक मिशन को शायद मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, वो अपने फ़ोन के अंदर ही बिजी थी। तभी फान तांग को मीटिंग के अंदर लेकर आ जाती है, जो कि बिल्कुल टाइम पर थी। अब जब डायरेक्टर और तांग आपस में बात कर रहे थे, तो पता चलता है कि एक बार डायरेक्टर उसके स्कूल में स्पीच देने के लिए आए थे, जो सुनकर वो बोलता है कि तब तो मैं तुम्हारा एक तरीके से सीनियर हुआ। फिर वो उसे बाकी सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। सीन अब यहाँ से जियांग पर आता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो एक कंपनी का CEO है। उसका सेक्रेटरी उसके पास आकर बताता है कि जब खाने के कुछ आइटम्स वो कोलैब में स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब उनसे ऑडियंस हैंडल नहीं हो पाई क्योंकि ऑडियंस काफ़ी बड़ी अमाउंट में स्ट्रीम को देख रही थी। तब जियांग उसे सवाल करता है कि सिचुआन रेस्टोरेंट रिजर्वेशन तो नहीं लेता ना। इस पर वो नाम ही जवाब देता है, तो जियांग उससे किस तरीके से तांग के नाम पर 16 लोगों जितना बड़ा रूम बुक करने के लिए कहता है।
दूसरी तरफ तांग मीटिंग में सभी लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन डायरेक्टर को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो। वहीं स्ट्रीमिंग के दौरान एक और दिक्कत आ गई थी। जिस ओनर के ये ओट्स थे उसमें से कुछ बैग्स फॉल्टी निकल आए थे। इस पर सेक्रेटरी उन्हें समझाती है कि हमारे पास अब भी और आइटम्स हैं, तो हम ओट्स वाले इशू को साइड रख सकते हैं। इस सब के बारे में युवा की टीम से आए हुए लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रीमिंग कभी भी इस तरीके से बीच में हॉल्ट नहीं की गई थी। तभी युवा वहाँ पर आ जाती है और जियांग को बताती है कि और भी ब्रांड्स हैं जो कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन शेंगनीना ने कुछ को मना कर दिया। पर जियांग से इस प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि जो ओट्स खराब निकले थे वो इस लिस्ट में थे ही नहीं, तो वहाँ पर आए कैसे। इस पर युवा कहती है कि सभी आइटम्स एक ही ब्रांड के हैं, तो हो सकता है कि गलती से आ गए हो। जियांग से कहता है कि तुमने काफ़ी गलतियाँ की हैं। तब वो उसे बताती है कि हमें साथ में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हारे और इशू के बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाती, लेकिन मैंने भी अपनी हर कोशिश की है अपने काम में पूरी जान डालने की, पर सिर्फ तुम ही हो जो ब्रांड्स को अकेले मैनेज करते हो, बाकी स्ट्रीमर्स के मुकाबले मेरा कोई भी लेवल नहीं है। इस पर जियांग कहता है कि तुम इस तरीके से अकेला फैसला नहीं ले सकती हो, क्योंकि फूड आइटम्स को कंट्रोल चेक करने के बाद ही यूज़ करते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जियांग उसे इस फूड आइटम के ओनर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ स्ट्रीम में शेंगनीना भी थी, जो कि फर्स्ट टाइम स्ट्रीम कर रही थी, तुम्हारी गलती की वजह से उसे भी सब झेलना होगा। शेंगनीना का नाम सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बस 6 महीने में ख़त्म होने वाला है, काफ़ी कंपनीज है जो मुझे रखना चाहती हैं, पर मैं हमारी पुरानी दोस्ती के लिए तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। तो जियांग भी यहाँ पर ज़्यादा बिना सोचे हुए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात कह देता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और जाते जाते उसे कहती है कि तुम पछताओगे। सीन अब तांग पर वापस आता है, जहाँ मीटिंग के बाद जब वो अपने कैबिन में जाने लगती है तो वहाँ पर उसके कैबिन को स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा था, और हम देख पाते हैं कि ये सब डायरेक्टर ने किया था, जो कि अपने कैबिन से उसे देख रहा था। वो चाहता था कि उसके पहले दिन का जॉब एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए। इसके बाद वो बाहर आकर जानबूझकर शिया को सुनाने लगता है कि तुम्हें पहले से कैबिन तैयार रखना चाहिए था, इसीलिए अब जब तक कैबिन साफ़ नहीं हो जाता तब तक तांग को सभी के साथ वहाँ पर काम करना था, जिससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर शिया उसे काम के लिए फाइल्स दे देता है। यहाँ से अब हम जियांग को देखते हैं, जो कि फूड ओनर शेंग से माफ़ी मांगता है। शेंग उसे बोलती है कि हमने ये शो के साथ कोलैब करने के बारे में इसीलिए सोचा क्योंकि तुम एक टाइम पर पॉपुलर फूड ब्लॉगर रह चुके हो। जियांग अब यहाँ पर अपनी गलती मानता है कि इस बार उनसे गड़बड़ हो गई। फिर वो अपने सेक्रेटरी से फांग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिर हम फैंग को देखते हैं जिसने कि एक अजीब तरीके के कैप होल्डर को पहना हुआ था, जिसे वो सभी को यूज़ करके भी दिखा रहा था, और बताते हैं कि ये उसके बेटे ने जिद करके उसे खरीदवाया था। वहीं शेंग स्ट्रीमर से आज की स्ट्रीम अकेले ख़त्म करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि बदले में जियांग ने उन्हें 1 साल का फूड सेलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, तो वो स्ट्रीम करने के लिए मान जाती है। इसके बाद जियांग फैंग से मिलता है, जो उस कप होल्डर को देखकर सबसे पहले उसे उतारने के लिए कहता है, लेकिन उसके बेटे ने उसके हाथ में ग्लू से चिपका दिया था, इसीलिए वो चाहकर भी नहीं हटा सकता था। पर ये सब हटाकर फैंग उसे कहता है कि कोई भी स्ट्रीमर किसी भी आइटम की 100% गारंटी नहीं ले सकता, और ऊपर से युवा की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर कुछ गड़बड़ होती है प्रोडक्ट के साथ तो वो कैसे ना कैसे करके मैटर को हैंडल कर ही लेगी, इसीलिए तुम उसके साथ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। पर जियांग के हिसाब से अगर उनकी कंपनी की फूड स्ट्रीमिंग युवा पर डिपेंड करती है तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वहाँ से इन्वेस्टर्स चले ही क्यों ना जाए। इसके बाद जियांग को मैसेज आता है कि रेस्टोरेंट बुक हो चुका है, जिसका मैसेज वो तांग को फॉरवर्ड कर देता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने नए कलीग्स को वहाँ पर ट्रीट देना चाहती थी। ये बात जब वो अपने कलीग्स को बताती है कि उसने सभी के लिए सिचुआन रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बुकिंग करना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। पर तांग बताती है कि उसका फ्रेंड यूशु गॉर्मे में, जिसका इन रेस्टोरेंट के साथ कोलैब में काम चलता है, उसी ने उसकी मदद की है। तब सेक्रेटरी बताती है कि उनकी तो आज क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बाकी सभी भी बिजी थे, इसीलिए तांग को अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। वहीं फैंग युवा को उसका टर्मिनेशन लेटर दिखाता है। इस पर वो आखिरी मौका ढूंढते हुए कहती है कि अभी शिनहे ओट्स की सेफ्टी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए वो उनसे फोर्स टर्मिनेशन के हिसाब से कंपोजिशन मांगने लग जाती है। पर फैंग उसके सामने वो रिपोर्ट दिखाता है जिसमें उसने स्ट्रीम में फॉल्स डेटा दिखाकर चीज़ें प्रमोट की थी। युवा की सेक्रेटरी कहती है कि तब तो तुम्हें यीशु को भी निकालना होगा, क्योंकि उनका काम कोलैब में हो रहा था।
तब फैंग यहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि उन्होंने उन दोनों को ये अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसे लियुआ को साइन करना पड़ता है। जो बात फैंग अब जाकर जियांग को बताता है कि उसने साइन कर दिए हैं, पर फैंग परेशान था क्योंकि उसके जाने से अब उनके काफ़ी चैनल्स बंद हो जाएंगे। फैंग उसे अब बाहर तांग के साथ खाने पर चलने के लिए कहता है, जिस पर जब जियांग मना करता है तो फैंग कहता है कि तुमने फिर से लड़ाई कर ली क्या? पर वो कहता है कि ऐसा नहीं, वो अपने कलीग्स के साथ लंच पर जाने वाली है। फैंग उससे पूछता है कि तुम कब से उसके लिए इतनी फिक्र करने लग गए? इस पर जवाब में जियांग कहता है कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। ये सुनकर फैंग उसे उसके लिए खाना ऑर्डर करने को कहता है, पर वो उसे बाहर निकाल देता है। फिर जब फैंग बाकी कलीग्स के साथ फोटो खिंचवा रहा था, तभी जियांग तांग को मैसेज करके लंच के बारे में पूछता है कि वो कैसा गया। फिर फैंग उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें तो मुझसे जलन हो रही होगी ना। पर जियांग के लिए ये पहली बार नहीं था जब फैंग के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। उसके बच्चे हमेशा उसके साथ ऐसी शैतानियां करते थे। जियांग फिर तांग से पूछता है कि वहाँ का खाना कैसा था, तो तांग उसे ऑफिस में लंच करते हुए खाने की फ़ोटो भेज देती है और उसे बताती है कि सभी कलीग्स अपने काम में बिजी थे, इसलिए वो जा नहीं सकी। फिर वो उसे बताती है कि ये खाना भी काफ़ी टेस्टी और पॉपुलर भी, जो कि जियांग को भी टेस्टी लगता है, इसलिए वो उसे उसके लिए भी ऑर्डर करने के लिए कहता है। पर वो उसे कहती है कि जब तुम खुद ही ऑर्डर कर लो तो मुझे पिक करने के लिए आना, और साथ ही मेरे बैग भी लेते आना जो कि तुम्हारी कार में ही मैं भूल गई थी। और फिर उसे पिक करने के लिए निकल पड़ता है। लंच के बाद डायरेक्टर तांग के पास आकर उसे एक मीटिंग के बारे में बताता है जिसे उसे अटेंड करना है। फिर वो सेक्रेटरी को जल्दी से उसका कैबिन रेडी करने के लिए कहता है। तभी तांग को जियांग का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम क्या इतनी बिजी हो जो कि मेरा रिप्लाई नहीं दे पा रही हो। तो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए कई चीज़ें ना ला रहे हो। इसके बाद जब वो कॉफ़ी लेने जाती है तो वहाँ पर जियांग आ जाता है, जो कि उसके कलीग्स के लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए लेकर आया था, जिसे तांग लिन को सभी में शेयर करने के लिए दे देती है। फिर जियांग उसे मजाक में इनके पैसे मांगता है, तो वो कुछ काम से अंदर चली जाती है। तभी दूसरी एम्प्लॉय जब बाहर आकर देखती है कि खाना सिचुआन रेस्टोरेंट से आया है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी नहीं करता। तभी तांग वापस आती है, जो कि जियांग को पैसों के बदले में एक बैग एज ए रिटर्न गिफ्ट देती है। फिर जब वो उसे नीचे लिफ्ट से छोड़ने के लिए जा रही थी, तभी जियांग उसे एक नेकलेस देता है जो कि तांग काफ़ी टाइम से खरीदने की कोशिश कर रही थी। ये गिफ्ट जियांग ने उसके लिए नई पोजीशन के लिए दिया था, तो तांग उसे ये पहनाने के लिए कहती है। अब जब वो उसे पहना रहा था तब वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ से अब हम उनके हाई स्कूल का टाइम देखते हैं, जहाँ पर जियांग तांग का हाथ पकड़कर उसे भगाता हुआ स्पोर्ट्स रूम में ले जाता है। जब तांग इसका कारण पूछती है तो वो उसके हाथ से बुक्स को साइड में रख देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे स्वॉन सिबलिंग बनना चाहता हूँ। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोगों का जब एक ही चीज़ को लेकर सेम इंटरेस्ट हो और सेम आइडियोलॉजी हो, तो वो अपनी फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए स्वॉन सिबलिंग्स बन जाते हैं। ये दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि फांग वहाँ पर आ जाता है और उसे भी उनके साथ शामिल करने के लिए कहता है। जियांग इसके लिए मना कर देता है, पर वो मान ही नहीं रहे थे, तो तांग वहाँ से खुद ही चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे नेकलेस पहनने के बाद तांग मिरर में देखती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर जियांग उसे बोलता है कि आज जो डिलीवरी बॉय तुम्हारे ऑफिस में सामान देने के लिए आया था वो कितना हैंडसम था, वो तो तुम्हारे ऑफिस का स्टार ही बन गया होगा ना। और यहाँ पर वो अपनी बात कर रहा था। इस पर तांग अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है कि हाँ, ये स्टार तो काफ़ी ब्राइट है। अब जब जियांग बाहर जा रहा था तो तांग मीटिंग के लिए जा रही थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारे ऑफ के बाद क्या हम साथ में खाना खाने के लिए चले, पर वो बताती है कि आज उसे ओवर टाइम काम करना है, तो वो उसके लिए वेट ना करें। तो वो बोलता है कि मेरे पास भी काफ़ी काम है, मैं कि तुम्हारा वेट करूं। तांग अब जब मीटिंग के लिए जाती है तो वो उसे कुछ इंटर्न्स मिलती है जो उसे भी उसका पहला दिन होने की वजह से इंटर्न ही समझ लेते हैं। वहीं जियांग अपने ऑफिस पहुंचने के बाद तांग का दिया हुआ खाना सभी में शेयर कर देता है। तब उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि फैंग अपने ग्लव निकलवाने हॉस्पिटल गया है। जियांग अब यहाँ पर उसे उन स्टाफ की लिस्ट मांगता है जिसे उसने युवा के जाने के बाद प्रिपेयर करवाया था। वो सेक्रेटरी को बताता है कि इन्हें बुलाने के लिए वो लोग इन्हें क्या ऑफर करेंगे। तभी चैंग वहाँ पर आता है, जिसे देखकर जियांग कहता है कि मुझे लगा तुम उठोगे ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला था, पर वो तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म हो चुकी थी, जहाँ पर हेड उन्हें बताते हैं कि 4 डिविजन्स में से 5 लीडर जज की तरह एक्ट करेंगे, जो बैंक की ब्रांचेस और आउटलेट्स पर जाकर स्कोर्स को चेक करेंगे। लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था इस काम के लिए, इसलिए सभी के जाने के बाद तांगा अपना नाम लिख देती है।
वहाँ से जाते जाते उसे मिस शेन मिलती है, जो कि उसे एक फाइल में एंट्री करने के लिए 2 दिन का टाइम देती है। तभी तांग युवा के जियांग की कंपनी से जाने की न्यूज़ देखती है, इसलिए वो इस बारे में पता करने के लिए फांग को कॉल करती है। फांग उसे डिटेल में अब सब कुछ बताते हैं कि कैसे फॉल्टी प्रोडक्ट को लेकर इशू हो गया था। इसीलिए जियांग ने मुझे उसे टर्मिनेशन लेटर साइन करवाने के लिए कहा, क्योंकि जियांग के हिसाब से अगर कंपनी सिर्फ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के भरोसे ही है तो ये गलत है। तांग जानती थी कि इससे उनकी कंपनी को फाइनेंसिंग में दिक्कत आने वाली है, इसलिए फैंग से बात करने के बाद वो जियांग को कॉल करके डिनर के लिए बुलाती है। फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जो इंस्पेक्शन होने वाली है वो मोस्टली आउटलेट्स या फिर ब्रांचेस की होंगी। इसके चांसेस काफ़ी कम है कि हमारी इंस्पेक्शन हो। इस पर वो फिर उन्हें बताता है कि इंस्पेक्शन कल शुरू होगी और इस बार जज प्रेसिडेंट जू होंगी, जिसके बाद डायरेक्टर बाहर आकर सभी को ओवरटाइम काम करके तांग का कैबिन साफ करने के लिए कहता है। सीना वापस से तांग पर आता है, जो कि जियांग के साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। जियांग उसे बताता है कि वो एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तांग को लगता है कि उसे शुआ को निकालने वाली प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, पर वो उसे बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या खाऊं। तो तांग उसकी मदद करती है डिश सिलेक्ट करने में। फिर वो उसे युवा की बात करती है और पूछती है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही ना। वो कहता है कि हाँ, पर वो इतनी बड़ी भी बात नहीं है। जो इसके बाद वो उसे उसके ऑफिस के बारे में पूछता है, तो बताती है कि डायरेक्टर मुझे वहाँ पर ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर किसके रूल्स चलेंगे और वो उसे किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आज वो मेरा ऑफिस साफ कर देंगे। इस पर जियांग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, इसके बदले वो पैसे भी लेगा। अब खाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बारिश होने लग जाती है। जियांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कम्युनिटी तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद फांग मुझे पिक कर लेगा। जो देखकर तांग कहती है कि दिन में फांग तुम्हारा पार्टनर होता है और रात को लेजर हाउस का ओनर बन जाता है। तो जियांग उसे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की हरकतें बताने लग जाता है, जैसे आज वो ग्लव्स डालकर ऑफिस में आया था और सभी फीमेल स्टाफ उसके साथ फोटो ले रही थी। तांग उसे भी वो फोटो दिखाने के लिए कहती है, पर वो फोटोज उसके पास नहीं थी। वो कहता है कि अगर ये फोटो उसकी वाइफ ने देख ली तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी वाइफ उसे रूम से निकाल देगी और उसे अपने बेटे के रूम में सोना पड़ेगा। इन्हीं बातों को याद करके जियांग कहता है कि टाइम कितना जल्दी बीत गया ना, ये कल की बात ही लगती है जब फांग का बेटा हुआ था, लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है और हमें भी एक दूसरे को जानते हुए 13 साल हो गए। ऐसी ही बातें करते करते जब वो पहुंचते हैं तो फांग जियांग का वहाँ पर पहले से इंतजार कर रहा था। जियांग फिर तांग से उसका वीकेंड का प्लान पूछता है। इस पर वो कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना है, जो सुनकर वो दोनों ही हंस पड़ते हैं। तांग फिर उनसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी मॉम इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं करती। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी मॉम भी मुझे फोर्स करती है। फांग फिर उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम दोनों ही इसके लिए एक साथ क्यों नहीं हो जाते। वो उन्हें फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताता है, जिसके लिए वो दोनों एक साथ मना कर देते हैं और एक दूसरे का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इसके साथ कौन ही रिलेशनशिप में आएगा। कार में बैठने के बाद जियांग उसे मुंह बनाकर चढ़ाते हुए उसकी डेट के लिए विशेष देता है, जहाँ फांग भी उसका साथ देता है चढ़ाने में। वहाँ से जाने के बाद फांग उसे एक बार फिर तांग को डेट करने के लिए कहता है, पर वो मना करते हुए कहता है कि हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। इस पर फांग कहता है कि तांग का पहला लव तो उसका दोस्त ही था, पर जियांग बोलता है कि हम दोनों की दोस्ती में काफ़ी फ़र्क है। अगर मेरे मन में उसके लिए ज़रा भी फीलिंग्स हैं तो अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए। फिर जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन होने पर आगे बढ़ता है, तभी एक स्कूटर वाला अचानक से उनके सामने आ जाता है, जो सब देखकर जियांग सोचने लग जाता है कि ये कोई कर्ज तो नहीं है ना। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक डस्टबिन में फ्लावर पॉट मिलता है, जिसे वो अपने घर पर लेकर जाता है और उसकी केयर करने लग जाता है। तभी मॉम वहाँ पर आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें भी प्लांट से काफ़ी प्यार है। फिर मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें तांग के साथ बाहर जाकर खाने की क्या ज़रूरत थी, तुम दोनों घर पर आकर भी तो खा सकते थे ना। जियांग उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता मैं तांग के साथ गया था। तो मॉम कहती है कि पहले तुम फांग के साथ ही घूमते रहते थे, पर अब तांग वापस आ गई है तो तुम उसी के साथ ज़्यादा रहोगे। अगले दिन हम ब्रांच प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर के साथ थे, जो बैंक के कुछ प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे। फिर वो तांग से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि बैंक एजुकेटेड मैनेजमेंट ट्रेनीज़ को काफ़ी प्रेफर करता है, तो अगर तुम्हारे पास उससे रिलेटेड कोई आइडिया हो तो तुम डायरेक्टर गान से शेयर कर सकती हो। फिर वो डायरेक्टर से कहते हैं कि वो तांग का अच्छे से ख्याल रखे क्योंकि वो इस काम में नहीं है। जिसके बाद वो सभी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जियांग को यीशु गवर्नमेंट की इंडोर्समेंट के साइन करने की सेरेमनी में देखते हैं, जहां वो लोग पब्लिकली अपने पार्टनर प्रोडक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस करेंगे। बैक स्टेज पर जब सभी तैयारियां हो रही थी तभी जियांग देखता है कि उसका शर्ट का कफलिंग गायब है, जिसे जब वो ढूंढने लगता है तब शेंग उसे अपना ईयरिंग ट्राई करने के लिए देती है, जिससे जियांग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
फिर जियांग और शेंग स्टेज पर आकर सभी रिपोर्टर्स को उनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि अब से वो लोग काम करेंगे। वहाँ से जाते वक्त शेंग जब गिरने वाली थी तभी जियांग उसे बचा लेते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर रिपोर्टर्स बातें करने लग जाते हैं कि जियांग का कफलिंग शेंग के नेकलेस से काफ़ी मिलता है, जिनकी ये बातें फांग वहाँ पर बैठकर सुन लेता है। रात तक ये हेडलाइंस हर तरफ फैल चुकी थी। इसे पढ़ते हुए तांग जियांग को सुनाती है कि एक सीईओ एक स्टार के साथ कितना अच्छा लग रहा है। उसके नीचे कमेंट्स को पढ़कर तांग को काफ़ी मज़ा आ रहा था और जियांग भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि सभी गलतफहमी की वजह से हुआ है। वो तांग को एक्सप्लेन करता है कि उस टाइम मुझे कफलिंग नहीं मिल रहा था तो मैं क्या ही करता, लेकिन तांग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उससे कहती है कि तुम्हें वैसे उसे डेट कर ही लेना चाहिए। इस पर वो पूछता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं डेट कर लूँ, मगर तांग इसे किसी और वे में सोचती है कि अगर जियांग को पार्टनर मिल गया तो फिर उनकी मॉम्स का सारा प्रेशर उस पर ही चला जाएगा, क्योंकि वो तो अभी उनकी ब्लाइंड डेट को ही नहीं झेल पा रही थी। इस पर जियांग कहता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा यही रहूँगा तुम्हें चेयर करने के लिए। बदले में तांग कहती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। अब जब वो खाना खाने लगते हैं तब तांग को पुराने टाउन के एले हॉटपॉट की याद आने लग जाती है, लेकिन वो बंद हो गया था। जियांग कहता है कि वो बंद नहीं हुआ है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। जिसे जियांग कहता है कि जब हम वहाँ पर कभी जाएंगे तो इसे भी ज़रूर खाएंगे। फिर वो उसे अपने वहाँ की डिश का रिव्यू फॉर्म भरने के लिए देता है। फिर हम यहाँ से शेंग को देखते हैं जिसे उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारे और जियांग की रूमर्स की वजह से तुम्हारे फैंस को लगता है कि तुम एक्टिंग पर ध्यान ना देकर डेटिंग में बिजी हो। फिर वो उसे स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है जो कि उसने कल पढ़ने के लिए दी थी, पर शेंग को उस कैरेक्टर का रोल अच्छा नहीं लगता। मैनेजर के जाने के बाद शेंग तब चेक करके सो जाती है, जहाँ पर उसे रोवर नाम की आईडी से काफ़ी मैसेज आ रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि वो रोवर असल में चेंग नाम का आदमी है, जहाँ उसके ऑफिस में जब शेंग की बात कर रहे थे कि मूनलाइट ब्लेड गेम की एनिवर्सरी इवेंट पर उन्होंने शेंग को इनवाइट किया है, वो कितनी सुंदर है। वो चेंग को भी ये फ़ोटो चेक करने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें काम पर ध्यान देने के लिए बोल देता है। सीन अब यहाँ से तांग पर आता है, जो कि मैनेजर से काम में हेल्प मांगती है क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट लोन मूनलाइट मीडिया के साइट विजिट में कोई प्रॉब्लम लगी है। मैनेजर कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि नानजिन एक पुरानी सिटी है जहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और मूनलाइट मीडिया नानजिन से ही है, जिसे लोन के लिए कल्चरल अप्रूवल मिला है। पर तांग को इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम दिखती हैं जो कि काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड और रियलिटी में जो अमाउंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इस बारे में जब वो मैनेजर से पूछती है तो वो घबरा जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुमने अभी तक साइट विजिट नहीं की। सेम ब्लॉक को ना डिफरेंट प्राइसेस दिए जा सकते हैं अगर उनकी फैसिलिटीज़ में डिफरेंस होगा। लेकिन तांग ने जो रिपोर्ट्स तैयार की थी उसके हिसाब से ओरिएंटल वाटर साइड कोई स्कूल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए आपने जो बताया उस हिसाब से उनके लिए 2 मिलियन का लोन सवाल खड़ा करता है। डायरेक्टर बोलता है कि मेरी गलती हो गई, जो कि मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। मैं इन फाइल्स को अपने साथ ले जाकर सब कुछ चेक करता हूँ। फिर हम तांग के कलीग्स को देखते हैं जो कि उसके पीठ पीछे बात कर रहे थे। उन्हें डर था कि डायरेक्टर उसे कहीं दूसरे डिवीजन के डायरेक्टर ना बना दे, क्योंकि उन्होंने उनसे ओवरटाइम काम करवा कर तांग का कैबिन साफ करवाया। वहीं तांग को जियांग फोन करके पूछता है कि वो कितने बजे फ्री होगी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए फ्रूट भिजवाए थे जो कि वो उसे देना चाहता था। तो वो कहती है कि उसे एक साइट पर विजिट करने के लिए जाना है, इसीलिए वो उसे आज रात एले हॉटपॉट मिलने के लिए कहती है जिसकी वो लास्ट टाइम बात कर रहे थे। जियांग उसे बोलता है कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी मेरी एक मीटिंग है। वैसे हमारे पास बहुत ही हैंडसम लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे साथ कंपनी देने के लिए भेज देता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ वो तो तुम ही होंगे ना। जियांग बोलता है कि तुम्हें क्या मैं इतना बेशरम लगता हूँ, वो सच में काफ़ी हैंडसम है। अब तांग से बात करने के बाद जियांग किसी को फ़ोन करके एक लड़के के बारे में पूछता है जिसके लिए उसके पास एक काम है। तभी उसे शेंग की सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता है जो उसे बताती है कि आज की मीटिंग में वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर जियांग खुश हो जाता है कि अब वो तांग के साथ जा सकता है, इसलिए वो उसके पास चले जाता है, जिसे देखकर तांग हैरान थी। वो कहती है कि तुम जिस हैंडसम लड़के की बात कर रहे थे वो तुम ही हो क्या। तो वो कहता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, पर वो तो उसका मजाक बनाई जा रही थी। फिर जियांग उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बॉस का नाम सुना सुना लगता है, कहीं उसकी वाइफ जू जियांग प्रॉपर्टी के चेयरमैन तो नहीं है। इस पर वो हाँ करती है। जियांग फिर उससे उसके कलीग के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, तो बताती है कि सब अच्छे हैं, पर बस डायरेक्टर सबसे काफ़ी अजीब तरीके से हाथ मिलाता है। जो सुनकर जियांग उसे ध्यान से काम करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों एक बुक स्टोर को देखते हैं जहाँ वो काफ़ी पहले एक साथ आया करते थे, पर अब यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका था। अंदर जाने के बाद वो घूम रहे थे। तभी जियांग तांग से बोलता है
कि तुम दिन भर यहीं पर बैठी रहती थी। इस बात को लेकर हमारी आपस में लड़ाई हुई थी। तांग बोलती है कि हाँ मुझे याद है, और फिर हम यहाँ से चले गए थे। इस पर जियांग कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। लेकिन हम देखते हैं कि उस दिन जब उन दोनों की लड़ाई हुई थी तब फांग भी उनके साथ में ही था। फांग बारी बारी उन दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए समझा रहा था, पर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बुक करके पढ़ने लग जाते हैं। तांग जब उसे इशारा करती है तो जियांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर फांग उसके पीछे उसको मनाने के लिए जाता है। इसके बाद वहाँ पर तांग के लिए अनाउंसमेंट होती है कि उसका भाई जियांग बाओ उसे लेने के लिए आया है, पर वो बार बार अनाउंसमेंट के अंदर लिटिल तांग बोल रही थी, जो सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वहीं जियांग से वो अनाउंसर पूछती है कि तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है। इस बात पर जब वो कुछ बताता तभी तांग आकर उसका कान पकड़ लेती है। अब हम फेंग को देखते हैं, जो कि शेंग की प्रमोशन की फ़ोटो देख रहा था। ये फ़ोटो उसे पसंद आती है, लेकिन जियांग से भी उन्हें रिव्यू करवाना चाहता था। वो उसे उन र्यूमर्स के बारे में पूछता है जो कि जियांग की शेंग के साथ चल रही थी। उसे भी उसने हटवा दिया था क्योंकि जियांग को कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं थी। फिर हम जियांग और तांग को देखते हैं, जो कि पूरी मार्केट को घूम रहे थे। वहाँ वो दोनों खाने की काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं, जिसके बाद ही दोनों एक शॉप पर जाकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर एक पार्क बनने वाला है। इस पर जियांग उसे कहता है कि कुछ टाइम में हम भी बूढ़े हो जाएंगे, अगर तुम्हें कभी टहलने का मन करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ले आया करूँगा, पर पता नहीं तुम उस टाइम तक मेरे साथ रहोगी या फिर नहीं। तो वो उसे कहती है कि अगर मैं बूढ़ी हो गई या तो मैं पूरी कंट्री घूमूंगी या फिर दिन भर घर पर सोती रहूंगी। इतने में उनका ऑर्डर आ जाता है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। तभी मार्केट में से एक आदमी जोर से चिल्लाकर सभी को बताता है कि सिटी मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर सभी शॉप ओनर सड़क पर से अपना सामान हटाने लग जाते हैं। इतने में ऑफिसर्स वहाँ पर पहुंचकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम रोड ब्लॉक मत करो। तभी तांग उसी भीड़ में अपने कलीग शो को देखती है, इसीलिए वो जियांग को यहाँ से चलने के लिए कहती है। पर तभी वो तांग को नोटिस कर लेता है और लीडर कहते हुए उसके पास आ जाता है, जिस बीच जियांग मौका पाकर वहाँ से खिसक जाता है। तांग अब शू से कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, पर वो तो पहले ही साइड हो चुका था। तो वो कहती है कि मैं बस यहाँ पर खाने के लिए आई थी। तो हमें पता चलता है कि शू की इन ऑफिसर से अच्छी जान पहचान है, इसलिए वो उन्हें वहाँ से हटाने के बजाय तांग को शॉप के अंदर जाकर आराम से खाने के लिए कहता है। वो मना करती है पर वो मान नहीं रहे थे, जो देखकर जियांग को काफ़ी मज़ा आता है। तभी तांग काम का बहाना करके किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे जियांग भी आ जाता है। तांग फिर उसे बताती है कि मैंने आज शू के काम में गलतियाँ निकाली थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर देखकर एम्बैरेस हो गई। तो जियांग भी उसे लीडर कहकर छेड़ने लग जाता है। फिर उन्हें रिवर साइड चलते हुए याद आता है कि कैसे वो शॉर्टकट से हर बार स्कूल टाइम पर पहुंच जाया करते थे, जो देखकर बच्चे जब हैरान होते थे। तो जियांग उनसे कहता था कि तुम लोग तांग का बैकग्राउंड नहीं जानते। जब तांग अपने बैकग्राउंड के बारे में खुद पूछती है तो जियांग फिर उसे लीडर कहकर परेशान करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते और देखते हैं कि आज भी सब कुछ वैसा ही है। उन्हें फिर एक किस्सा याद आता है जब वो दोनों चिकन खा रहे थे। अभी एक डॉग जियांग के पीछे पड़ जाता है। वो डर के मारे काफ़ी तेज भागता है। इस बात पर तांग जब उसका मजाक बनाती है तो जियांग कहता है कि तुम भी तो भागी थी ना। इस पर वो बोलती है कि अगर तुम ना भागे होते तो मुझे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जियांग हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि अगर अब वो डॉग मुझे मिला तो मैं कभी भी नहीं भागूंगा। पर इतने में वो डॉग उनके सामने आ जाता है, जो कि जियांग को देखकर भौंकने लग जाता है। तांग उसे कहते हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, लो वो खुद ही आ गया। उसे देखकर जियांग काफ़ी डरा हुआ था, पर वो बहादुर बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो तांग से कहता है कि पहले तुम भागना, और इसके आगे कुछ बोलता। तब तक तांग भाग जाती है तो जियांग भी तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है, पर वो दूसरे रास्ते से उनके सामने आ जाता है, जो देखकर तांग जल्दी से अपने बैग में से स्प्रे ढूंढने लग जाती है। लेकिन उसका सामान ही इतना सारा था कि वो मिल ही नहीं रहा था। तो जियांग उसके सामान में से आइटम्स डॉग पर फेंकने लग जाता है, जिससे वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर उनकी हालत काफ़ी खराब हो जाती है, पर वो डॉग दूसरी तरफ चला जाता है। तांग इतना डर गई थी कि उसने तो जियांग के पैर ही पकड़ लिए थे। जिसके बाद तांग उससे पूछती है कि क्या एक लड़की और लड़के का इस तरीके से हाथ पकड़ना नॉर्मल है ना। जिस पर वो हमें जवाब देता है तो तांग कहती है कि फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। पर वो उल्टा उसी को कहने लग जाता है कि हाथ तो तुमने मेरा पकड़ा हुआ है। और वो 3 तक गिनने के बाद एक साथ हाथ छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हुए तांग उससे कहती है कि तुमने उस डॉग के चक्कर में मेरी लिपस्टिक फेंक दी। पर जियांग तो उसे ही देखे जा रहा था। वो घबराते हुए पूछती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो।
तो वो कहता है कि तुम मेरे पैर पर चढ़ गई हो, जिसके वो उससे 5000 युआन मांगता है। तो वो दूसरे पैर पर भी पैर रखकर बात बराबर कर देती है। अब बातें करते करते वो चल ही रहे थे कि तांग के पैर में मोच आ जाती है, जो जियांग से मदद के लिए हाथ मांगती है। पर वो इस टाइम भी मजाक करते हुए उसे कहता है कि हम तो बड़ी, इसके लिए इस तरीके से हाथ पकड़ना अजीब नहीं होगा। वो अब बिना उसकी मदद किए आगे बढ़ जाता है और उसके लिए एक डंडा लेकर आता है, जिसकी मदद से वो आराम से चल सके। कार तक पहुंचने के बाद जियांग उसके पैरों पर पेन रिलीफ स्प्रे लगाता है और उसे कहता है कि इतनी बड़ी होने के बाद भी तुम इतनी केयरलेस हो। वो बोलती है कि तुम भी तो बड़े हो, फिर भी डॉग से डरते हो। जियांग पूछता है कि आज हम एले हॉटपॉट चल रहे हैं या फिर नहीं। तो वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख लो। तभी तांग को डायरेक्टर का कॉल आ जाता है और उसे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना था, जिससे कि जियांग के एले हॉटपॉट जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। वो उसे बोलता है कि ध्यान रखना कहीं तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें ज्यादा ड्रंक ना करवा दे। इसीलिए तांग लेजर हाउस पर रिजर्वेशन करती है, क्योंकि ये जगह जियांग के बिजनेस पार्टनर की थी। तब जियांग वहाँ की लोकेशन डालकर तांग से कहता है कि तुम्हारा लग्जरी कार ड्राइवर तैयार है, तो आराम से बैठना। वो उससे कहती है कि क्यूटी तुम कितने हैंडसम हो, मुझे वीचैट पर ऐड करना चाहोगे। जब वो मना करता है तो तांग उसे बैड रिव्यू देने लग जाती है। अब जब वो लेजर हाउस पहुँचती है तब तक सभी लोग आ चुके थे। वो देखती है कि सिर्फ डायरेक्टर के साथ वाली चेयर खाली है, तो वो किसी और को वहाँ पर बैठाकर खुद लेन के साथ बैठ जाती है। डायरेक्टर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, पर तांग बोलती है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस कोल्ड है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप बीमार हो जाओ। पर डायरेक्टर खुद ही उसके पास आकर बैठ जाता है। तांग अपने बॉक्स से एक टैबलेट लेकर खाती है। डायरेक्टर सभी को अब तांग को कांग्रेचुलेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी क्रेडिट ऑडिट फैमिली ज्वाइन कर ली थी। जब सभी वाइन के ग्लास उठाते हैं तो तांग चाय का ग्लास उठाती है और कहती है कि कोल्ड की वजह से वो वाइन नहीं ले सकती। वहीं जियांग जो कि वापस जा रहा था, उसे तांग की बात उसे डायरेक्टर का कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वापस जाकर वेटर बनकर उन्हें सर्व करता है। मास्क में भी वो वेटर सभी लड़कियों को काफी हैंडसम लग रहा था। तभी डिप्टी डायरेक्टर वेटर की घड़ी नोटिस करती है और उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो बारबेक्यू तैयार करते वक्त भी तांग और डायरेक्टर की ही बातें सुन रहा था, जहाँ पर उसकी तारीफ करते करते डायरेक्टर जब उसके क्लोज आ रहा था तो जियांग किसी बहाने उनके बीच में आ जाता है। पर थोड़ी देर बाद पीछे हटने के बाद जियांग गुस्से में सीजर चलाने लग जाता है, जैसे उसका मन डायरेक्टर को काटने का कर रहा हो। डायरेक्टर फिर अपनी प्लेट से तांग की प्लेट में खाना रखता है, जो देखकर जियांग तांग की प्लेट को डस्टबिन में डाल देता है। जब डायरेक्टर उसे इस चीज़ के लिए टोकता है तो बोलता है कि मुझे लगा कि मिस खा चुकी है और ये एक्स्ट्रा है। इसके बाद डायरेक्टर तांग को ड्रिंक करने के लिए काफ़ी फोर्स करने लग जाता है, जबकि वो मना कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अगली बार ड्रिंक करने का वादा करती है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। जबकि डिप्टी डायरेक्टर भी उसे मना करती है। ये सब देखकर जियांग सूप सर्व करने के बहाने उसे डायरेक्टर पर गिरा देता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और वेटर को अपने मैनेजर को बुलाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो मैनेजर है वो कोई और नहीं बल्कि फांग है। उसे तो जियांग को देखकर ही हंसी आ जा रही थी, लेकिन वो किस तरीके से खुद को कंट्रोल करके उसे डांटता है। अब तक तांग भी सब कुछ समझ चुकी थी, वो भी अपने हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। फांग जब भी उसे डांट रहा था तो जियांग भी अपने मास्क में ही हंस रहा था। फांग फिर उसे अपने यहाँ पर काम से निकाल देता है, पर जियांग कहता है कि क्या आप मेरी आज की सैलरी देंगे, तो मना कर देता है। उनका ही नाटक देखकर तांग काफी मुश्किल से खुद को हंसने से रोक रही थी। फिर फांग डायरेक्टर से माफी मांगते हैं और कहता है कि आपका आज का खाना हमारी तरफ से है और माफी के तौर पर हम आपके लिए कपड़े भी लाए हैं। वो कपड़े यहाँ के वेटर की आउटफिट थी, जो देखकर डायरेक्टर कहता है कि इसे मैं पहनूं। इस पर वो हाँ कहता है और बताता है कि ये कपड़े धोने के बाद हम आप तक पहुँचा देंगे। वहीं तांग खांसी का बहाना करते करते जियांग का हाथ साफ करती है। वहाँ से जाते वक्त जियांग उसे कहता है कि मिस तांग कितनी अच्छी है, उसने एक वेटर का हाथ साफ किया। तो वो कहती है कि तुम जिस तरीके की बातें करते हो तुम्हें तो कोई भी पहचान लेता। जियांग अब उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर रुकी हो क्यों नहीं। तो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी सभी को बोला था कि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए ज़्यादा देर रुकना मेरे लिए सही नहीं था। वो उससे कहती है कि तुम्हें तो वहाँ पर रुकना चाहिए था, मैं टैक्सी से वापस चली जाती। पर वो कहता है कि इस टाइम टैक्सी मिलना मुश्किल है और तुम्हारे पैर में भी चोट लगी हुई है। घर पहुंचने के बाद अब तांग उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें मेरी मॉम ने ये चेक करने के लिए तो नहीं भेजा ना कि मैं सच में वर्क डिनर पर गई हूँ। जो सुनकर वो उसे बस गेट लॉस कहता है, तो वो भी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग वापस से फेंग के पास जाता है, जहाँ हम चेंग को भी देखते हैं। जियांग उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी कम दिखाई देते हो। चेंग बोलता है कि इसका मतलब तुमने मुझे मिस किया ही नहीं। जियांग अब फेंग को उसकी आज की परफॉर्मेंस के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन फेंग को अब भी सब कुछ अजीब लग रहा था कि ऐसे क्या बात थी जो कि उसे वेटर बनना पड़ा। तब चेंग वही पीछे से कहता है कि तुम्हें तांग पर क्रश है ना, पर जियांग इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि हम बस दोस्त हैं, जिसके सपोर्ट में फांग भी कहता है कि ये सही कह रहा है।
इसके और तांग के साथ होने का चांस 0 है। चैंग अब जियांग को वो सब बताने लग जाता है जो भी उसने उसके लिए किया। जियांग बोलता है कि मैं तांग को लगभग 13 सालों से जानता हूँ, अगर वो ना होती तो आज जो कुछ भी मैं हूँ वो कभी नहीं हो पाता। उसके मेरे पास काफ़ी एहसान है। इस तरीके की बातें करते हुए वो साबित करने लग जाता है कि उसके लिए जो उसकी फिक्र है वो नॉर्मल है। अगले दिन अब हम जियांग की मॉम को देखते हैं जो कि फेंग के घर उसकी वाइफ को कुछ वेजिटेबल्स देने के लिए आई हुई थी। इतने में फेंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों की कल रात की सारी गॉसिप बताता है। मॉम तो सुनकर काफ़ी खुश हो रही थी कि जियांग को तांग पसंद है, पर फेंग बोलता है कि जियांग से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। यहाँ से फिर हम लोटस डांस क्लास को देखते हैं जहाँ पर जियांग की मॉम तांग की मॉम को बताती है कि मुझे पता चला कि हमारे बच्चों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो इस बात को काफ़ी कैजुअली लेते हैं और कहते हैं कि अगर इतने टाइम से उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। फिर जियांग की मॉम उन्हें तांग के लिए एक लड़का सजेस्ट करती है, जो सुनकर मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और उनसे उस लड़के की डिटेल बाद में शेयर करने के लिए कहती है। बदले में भी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जियांग के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देखूंगी। डांस के बाद जब वो पानी पी रहे थे तभी एक ओल्ड मैन जियांग की मॉम को उनके साथ डांस करने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मना करते हुए कहती है कि ये मेरी पार्टनर है, मैं इसी के साथ हमेशा डांस करती हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम तांग को देखते हैं जो कि जियांग के दिए हुए अनार को खाती है। वो उसे काफ़ी स्वीट लगता है, जो बात वो जियांग को मैसेज करके भी बताती है। जियांग जब उसे बिजनेस ट्रिप के बारे में बताने वाला था तभी उसे चेंग वेई की बात याद आती है कि उसे तांग पर क्रश है। इस पर वो खुद से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और उस मैसेज को सेंड नहीं करता। यहाँ से अब हम एक पास का सीन देखते हैं जब ये दोनों खाते हुए उन्हीं गलियों से निकल रहे थे। इतने में वो डॉग उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जिससे बचने के लिए जियांग फ्राइड चिकन को डॉग की तरफ फेंकता है और ये दोनों बच जाते हैं। साथ में हम फेंग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि मैंगो और बेला की स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी हमेशा टॉप 3 में रहती थी, लेकिन अब तो वो टॉप 10 में से भी बाहर हो चुकी है। इसीलिए फेंगरून फूड्स की सेल उससे भी नीचे आ गई है, जिसका हमने उन्हें वादा किया था। इसीलिए वो एनुअल कॉर्पोरेशन को हॉल्ट करना चाहते हैं। तब फेंगू से पूछते हैं कि फेंगरून फूड की टॉप सेलर्स पेंग बोबो और योयो किस कंपनी से है, जिसे सेक्रेटरी यूबी कंपनी का नाम बताता है, जो कि नए नए फूड मार्केट के अंदर एंटर हुई है। फेंग को याद आता है कि युवा जिसे उन्होंने निकाला था उसने इसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फेंग अब जैसे स्ट्रीम चेक करता है तो दोनों ही कंपनीज के स्ट्रीमर्स एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे थे। तभी फेंग को जियांग का कॉल आ जाता है, जो इस बात को लो प्रोफाइल रखने के लिए कहता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, जिनकी मीटिंग में जॉइंट लोन प्रोवाइड करने की बात चल रही थी, जिसका लोन अमाउंट काफ़ी बड़ा था और चेयरमैन खास तौर पर उस बैंक पर नज़र रखने के लिए कहती है जहां पर तांग काम करती है। चेयरमैन के रिलेशन तांग के डायरेक्टर के साथ ठीक नहीं थे, इसलिए वो डेप्यूटी डायरेक्टर तांग को टारगेट करने का सोचते हैं। मीटिंग में जू कहता है कि तांग मेरी जूनियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सीन अब यहाँ से तांग पर आता है, जिसे रिव्यू करने के लिए काफ़ी सारे केसेस मिलते हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल है, कुछ नॉर्मल और कुछ वापस से सबमिट किए गए हैं। जिस पर तांग लिन से उन्हें रिट्रीव करने में हेल्प मांगती है, लेकिन वो बताती है कि उन्हें पहले ही क्लाइंट्स के पास भेज दिया गया है। तांग इसके बाद जब लंच कर रही थी तब वो डायरेक्टर को देखती है, जो कि एक फीमेल स्टाफ का फीवर चेक करने के बहाने उसका हाथ पकड़ रहा था, जिससे अनकंफर्टेबल होकर वो स्टाफ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायरेक्टर तांग के पास आता है, जिसे तांग एक केस के बारे में बताती है कि एक जैंग नाम का पर्सन शॉप चलाता है। वो असल में एक सिंगल मदर है, जिसके 2 बच्चे और मदर इन लॉ है, और उस फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और उन्हें 6 लाख युआन का लोन चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो साइट विजिट का सजेशन करती है ताकि कोई रास्ता निकल सके। बट डायरेक्टर कहता है कि हमारे पास साइट विजिट के लिए स्टाफ की कमी है, और वो उसे स्पून लेकर उसके बाउल से खाने वाला था, पर तांग स्पून पीछे कर लेती है। कुछ देर बाद हम तांग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कुछ गेम कार्ड्स को अरेंज कर रही थी, पर तांग अपने फ़ोन में ही बिजी थी। वो जियांग की कंपनी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रही थी, जिसे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो वो उसे मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे ट्रॉफी दिखाने के लिए कहती है, पर उस पर भी जियांग उससे पैसे मांगता है, जिस पर तांग उसे वीडियो कॉल कर देती है। तांग की मॉम भी अब यहाँ पर उसे ट्रॉफी दिखाने के लिए कहती है, तो जियांग उन्हें उसे दिखाता है, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर तांग उससे पूछते हैं कि तुम और कितने दिन बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर रहने वाले हो, तो बताते हैं कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद वो तांग से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। तांग जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि वो कितना बोरिंग है, मैं काफ़ी थक जाती हूँ।
और काम का भी कितना प्रेशर है। वो ये सब अपनी मॉम को सुनाने के लिए कह रही थी ताकि वो उसके लिए ब्लाइंड डेट्स ढूंढना बंद करे, पर जियांग भी उसकी मॉम की सपोर्ट में था। वो तांग को उनके सामने सरेंडर करने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजकर तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। जियांग को तैयार होना था, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है, पर उससे बात करने के बाद तांग को आज कुछ अजीब फीलिंग आने लगी थी। यहाँ से अब हम शैंग को देखते हैं जो कि अपने बेसमेंट में आती है। तब काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है। उनमें से एक ब्लैक हुडी वाले फोटोग्राफर को देख शैंग पहचान जाती है। वो पहले भी काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए वो अपनी असिस्टेंट को पुलिस को इन्फॉर्म करके कैमरा अरेंज करने के लिए भी कहती है। लेकिन एक सिग्नल पर वो आदमी अपनी कार से उन तक पहुँच जाता है और फिर से उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाता है, जिसे शैंग नज़रअंदाज करती है। पर उसके बाद वो आदमी एक लॉकर से सामान निकालता है जिसमें गॉगल्स थे, और हम देखते हैं कि वो जियांग का फ्रेंड चैंग है। उन्हें पहनने के बाद वो किसी को फ़ोन करके बताता है कि मुझे डेटा मिल गया है, जिसे टेस्ट करने के बाद मैं लैब में भेज दूंगा। इतने में शैंग भी जियांग की कंपनी पहुंच जाती है, पर वो अपना फ़ोन कार में भूल जाती है, जिसे उसके असिस्टेंट लेने के लिए चली जाती है। फिर शैंग जब अकेले लिफ्ट के अंदर जाती है तभी चैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो चश्मे की मदद से हर चीज़ को स्कैन करता है। उसे यहाँ पर देखकर शैंग घबरा जाती है और हिम्मत करके उसे उन फोटोज़ को डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तब शैंग कहती है कि इसके पास तो यहाँ का कार्ड भी है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में शूट करके सबको दिखाना क्या चाहते हो, पर वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में अब शैंग उसे खींचती है और फोटोज़ डिलीट करने के लिए कहती है, पर उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट जाता है। तो वो कहती है कि मैं इसके पैसे दे दूंगी, पर मैंने पुलिस को बुला लिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में एक एम्प्लॉय उनके पास आता है और उसका नाम चैंग लेकर कुछ कोड्स की बात करता है। वो उसकी ग्लासेस की भी तारीफ करता है, जिसके बारे में चैंग बताता है कि इसकी मदद से मैं आसानी से डेटा मॉडल्स क्रिएट कर सकता हूँ। जो देखकर शैंग उसे कहती है कि आज सुबह से कोई सेम आउटफिट पहने मेरा पीछा कर रहा था, तो मुझे गलतफहमी हो गई। वो उसे इन ग्लासेस के लिए कंपनसेट करना चाहती थी, पर चैंग कहता है कि ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद शैंग को चिंग्यू बताती है कि चैंग यहाँ का एक और पार्टनर है जो कि टॉप टियर का टेक एक्सपर्ट है, जो कभी कभी ही काम करता है। यही वजह थी कि शैंग उससे पहले कभी नहीं मिली थी। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि घर जब वापस आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तांग ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो एक जार था जिसके अंदर ऑरेंज के छिलके थे। तभी उसे अपनी मॉम के हाथ के बनाए हुए खाने की स्मेल आती है। मॉम कहती है कि तांग वापस आ गई है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए बनाना चाहिए। वो पूछता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। इस पर वो उसके लिए बनाया हुआ खाना उसे दिखाती है। जब जियांग उसे खाने लगता है कि अब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि पहले की तरह इसे खाकर तुम्हारा पेट दर्द ना करे, पर मुझे लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सुनकर जियांग घबरा जाता है और खाने से पहले रुक जाता है। मॉम उसे अब प्यार से खाने के लिए कहती है, तो वो ज़रा सा टेस्ट करते ही उनकी तारीफ करता है। फिर मॉम जियांग से उसकी शादी की बात करने लग जाती है, क्योंकि उसके एक दोस्त की तो शादी और बच्चे भी हो चुके थे, और एक तरफ वो है जो कि अभी तक सिंगल है। इस चीज़ पर जब जियांग उनसे आर्ग्यू करता है तो वो उसे मारने लगती है, जिसके बाद जियांग खुद से कहता है कि तांग और फेंग मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि जियांग तांग को फ़ोन करके पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम अपनी सारी होप खो चुकी हो। तांग उसकी ये बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। उसे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है। तब जियांग बताता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था उसे मेरे घर के बाहर वाले डॉग ने ख़राब कर दिया, इसलिए क्या तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे लिए हनी केक लेकर आ सकती हो। जिसकी ये बकवास सुनकर तांग उसे जाकर सोने के लिए कहती है, पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे ही हूँ। जो सुनकर वो नीचे आने से डिले करने के लिए बातें करने लग जाती है ताकि उसे लिपस्टिक लगाने का टाइम मिल सके, लेकिन उसे कोई भी लिपस्टिक पसंद नहीं आती। जब वो नीचे जाती है तो जियांग उसे एक बैग देकर कहता है कि तुम तो मुझे ट्रीट देने नहीं वाली हो ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे दूँ। जिसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस हनी केक के लिए ब्लॉक नहीं करूँगी। जियांग अब उसे उस जार के लिए थैंक्स कहता है जो कि उसने उसके लिए भिजवाया था। उसे इतना पोलाइट देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। इतने में जियांग को एक कॉल आ जाता है, तो उससे बात करते हुए वो तांग को बैक सीट से सामान उठाने के लिए कहता है। जो वो बैक सीट चेक करती है तो उसमें एक बॉक्स था जिसमें उनकी एक आर्ट स्टाइल फ़ोटो थी, जिसमें वो दोनों एक डॉग से डर रहे थे। तांग देखती है कि उस पर पंपकिन सिग्नेचर है,
जो अपने आर्ट कभी भी किसी को सेल नहीं करता। जियांग बताता है कि कभी मैंने उसकी मदद की थी तो वो इसे बनाने के लिए मान गया, जो सुनकर तांग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो दोबारा बॉक्स चेक करती है तो उसमें एक लिपस्टिक भी थी। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा शेड कैसे पता चला, तो बोलता है कि मेरी भी आंखें हैं। तांग कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम इतना अनोइंग हो, पर फिर भी लड़कियां तुम्हारे आसपास क्यों रहती हैं। वो बताती है कि तुम पहले हो जिसने मुझे लिपस्टिक और हील्स गिफ्ट किए हैं। इसके बाद वो उस लिपस्टिक को ट्राई करती है जिसे जियांग काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे एक्स ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, जिसका अचानक से नाम सुनकर तांग चुप हो जाती है। तो फिर वो बताती है कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो मेरी केयर करना अच्छे से जानता था, पर अब क्योंकि काफ़ी साल हो चुके थे उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट किए हुए, इसीलिए तांग के लिए लव एक टेम्परेरी चीज़ है जबकि फ्रेंडशिप परमानेंट। फ्रेंड्स तो हमेशा फ्रेंड्स रहते हैं, जबकि लवर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो फ्रेंड भी नहीं रह पाते। जिसके बाद वो जियांग को वापस जाकर आराम करने के लिए कहती है और अपना गिफ्ट लेकर जाने लगती है। जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें केक नहीं चाहिए। जब वो उसे लेने के लिए आती है तो वो उसे दोनों में से एक चुनने के लिए कहता है, पर वो दोनों ही लेकर चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जियांग ने अपने लिए भी सेम केक रखा हुआ था और वो उसके साथ इसे खाना चाहता था। उसे तांग की कही हुई बात याद आती है कि फ्रेंड्स हमेशा फ्रेंड्स रहते हैं लेकिन लवर्स नहीं। अब वो अकेले उस केक को खाते हुए ये सोचकर परेशान होने लग जाता है कि मैंने तांग के एक्स का भला जिक्र क्यों किया, कहीं वो उसकी वजह से रोने तो नहीं वाली है। इस बात को लेकर उसे केक खाने में मज़ा भी नहीं आता। वहीं तांग उस फोटो की अपने फ़ोन में पिक्चर क्लिक करती है, पर उसे कोल्ड हो गया था, जिसकी खांसी सुनकर जब मॉम आती है तो वो उसे इस सब से खेलने से मना करके सोने के लिए बोलती है। अगले दिन हम जियांग को देखते हैं जो कि तांग को मैसेज करके उसके एक्स के बारे में बात करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए सोचता है, लेकिन वो सेंड करने की बजाय उसे डिनर के लिए पूछता है। फिर फांग वहाँ पर आकर उसे बताता है कि शिंग्यू से आगे की प्लानिंग के लिए मीटिंग करना चाहती है। मीटिंग में फांग सभी को बताता है कि शेंग की लास्ट 2 स्ट्रीम्स काफ़ी अच्छी गई, पर जियांग का सारा ध्यान तांग को किए हुए मैसेज पर था क्योंकि अभी तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। तब शेंग सभी को बताती है कि फ्यूचर में शेंग मूवीज़ करने वाली है तो हमें लाइव स्ट्रीमिंग को उस अकॉर्डिंग शेड्यूल करना होगा। फेंग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि इस तरह उन्हें स्ट्रीम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जियांग अब फेंग के अलावा सभी को बाहर भेजकर शेंग से बात करता है कि अगर उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें बता सकती है। इस पर वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, शेंग एक एक्ट्रेस है और उसे अपनी मूवी के लिए कम से कम 120 डेज चाहिए। जियांग उनसे डायरेक्टर के बारे में पूछता है, पर वो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करने की वजह से उसे नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो उसे न्यूज़ आने तक वेट करने के लिए कहती है। शानियों के जाने के बाद फेंग जियांग से कहता है कि साफ दिख रहा है कि वो हमारे साथ अब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जियांग उसे अपने एंटरटेनमेंट चीफ से उसकी ओपिनियन लेने के लिए कहता है। इतने में जियांग को तांग का रिप्लाई आ जाता है जो उसे बताती है कि आज उसे ओवर टाइम काम करना है। यहाँ से हम तांग को देखते हैं जिसका सीनियर जोस के डिपार्टमेंट में कंबाइंड लोन के सिलसिले में आता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है जिसके लिए वो मान जाती है, लेकिन वो ट्रीट अपनी तरफ से देना चाहती थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे। सीन वापस जियांग पर आता है जो कि मीटिंग में शेंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेंग यहाँ पर सभी को बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से शेंग की इमेज पब्लिक के अंदर अच्छी नहीं है। तभी जियांग को तांग का मैसेज आता है कि आज मैं अपनी फ्रेंड को डिनर पर लेकर जाने वाली हूँ, तो क्या तुम आओगे। वो पूछता है कि कौन सा दोस्त, पर वो उसे बस लोकेशन सेंड कर देती है। वहीं वो डिस्कस कर रहे थे कि शेंग अगर 120 डेज टीम नहीं करेगी तो उनका काफ़ी लॉस होगा, पर जियांग का सारा ध्यान तांग को चैट करने में था जब वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर फांग जब हंसने का कारण पूछता है तो वो काम की बात करता है और उनसे कहता है कि कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिट्स पर चलता है, इसीलिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। जिसके बाद वो आज सभी को ओवर टाइम मना करके मंडे को मीटिंग शिफ्ट कर देते हैं और खुद वहाँ से चला जाता है। अब हम तांग को देखते हैं जो कि जो के साथ रेस्टोरेंट में गई थी। वो उसके साथ बैठकर उसे दिखाता है कि वो अभी किस पर काम कर रहा है। इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जियांग को काम की वजह से चोट लग गई थी। उसे देखने के लिए तांग काफ़ी घबराई हुई उसके पास भाग कर आती है। वो उसकी चोट को देखकर रोने लगती है, जिसे नर्स समझाती है कि ये मामूली सी चोट है, लेकिन वो तो जियांग को मारने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत है तो मुझसे मांग लेते ना, काम करने की क्या ज़रूरत थी।
और रोना बंद ही नहीं कर रही थी, तो जियांग उसे वहाँ से अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे हाई हील्स का गिफ्ट बॉक्स देता है। जब तांग पूछती है तो वो उसे हैप्पी ग्रेजुएशन विश करते हैं और बताते हैं कि ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मुझे खुद से पैसे कमा कर इसे खरीदना पड़ा। जो देखकर तांग काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है। तो जियांग बताता है कि तुमने अपने फोरम में सेव किया था। इस पर वो बोलती है कि अगर मैं चांद सेव करती तो। इस पर वो बोलता है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो वहीं पर रो पड़ती है। इसके बाद वो उन हील्स को ट्राई करती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन फिर वो बोलती है कि ऐसे तो मैं तुमसे लंबी दिखूंगी, पर इसे जियांग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों ही अब साथ में खड़े होकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खुद को बेस्ट बडीज बोलते और साथ में काफ़ी खुश थे। अब प्रेजेंट में जियांग जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचता है तो तांग उसे जू से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये उसका सीनियर है और जियांग उसका बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी काम की बात करने लग जाते हैं, जिनकी अमाउंट सुनकर जियांग कहता है कि तुम तो मिलियंस की बात भी ऐसे कर रहे हो जैसे कि वो कुछ हज़ारों की बात हो। तांग अब जू को बताती है कि जियांग मीडिया इंडस्ट्री में है और इसकी खुद की सीईओ गौर में है। फिर वो उस जू के बारे में बताती है कि वो भी जियोजिंग इन्वेस्टमेंट का सीईओ है। इतने में उनका ऑर्डर आ जाता है, पर जियांग के अलावा उन दोनों का ध्यान अपनी बातों पर ही था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहे हैं। फिर वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तो उन्हें बताता है कि फांग आसपास ही है, तो क्या मैं उसे भी यहाँ पर बुला लूँ, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसीलिए जियांग फैंग को मैसेज कर देता है कि इमरजेंसी है, तुम जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। जिसके बाद वो उसका इंतज़ार करने लगता है। वही फैंग अपनी वाइफ के साथ जियांग की मदद के लिए निकल पड़ता है, पर उसकी वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग मदद मांगने के बाद फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी उन दोनों की नज़र चेंग पर पड़ती है, जो कि अपनी ई साइकिल पर था। चेंग भी उन्हें नोटिस कर लेता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जब ये दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तब चेंग भी वहाँ पर था, जो उन्हें बताता है कि अंदर सिचुएशन काफ़ी अजीब है, वहाँ एक आदमी है जिसे मैं नहीं जानता। ये सुनकर दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। चेंग भी उनके पीछे अंदर आ जाते हैं। ये तीनों अब जियांग की टेबल के पास खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर जियांग तो मज़े से खाना खा रहा था, पर उन्हें अचानक से देखकर तांग हैरान थी। अब वहाँ पर जगह काफ़ी कम थी, पर इसके बावजूद जियांग तांग और फैंग की वाइफ को एक तरफ करके बाकी सभी जो के साथ बैठ जाते हैं, सिर्फ उन दोनों को अलग करने के लिए। जियांग ने उन तीनों को यहाँ पर बुलाया था। बेचारे फैंग को तो यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो आधा हवा में था। ये देखकर उसकी वाइफ उसे अपने पास बुला लेती है। फिर जियांग एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन जो से करवाता है। तांग उससे पूछते है कि तुम सभी ने अचानक से यहाँ पर आने का प्लान कैसे बना लिया। जहाँ यानान कहती है कि हमें तो जियांग ने ही बुलाया है। इस पर जियांग बात टालने के लिए कहता है कि तांग का सीनियर मतलब हमारा भी सीनियर, तो हमें उससे मिलना ही चाहिए ना। जो सुनकर फैंग और यान समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर जियांग की मदद करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो जो से पर्सनल सवाल पूछने लग जाते हैं, जैसे कि वो सिंगल है या फिर नहीं, वो तांग से कितने साल बड़ा है। तो जू बताता है कि वो सिंगल है और उससे 3 साल बड़ा है। यान उससे पूछते कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। इस पर वो पूछता है कि तुम्हारा मतलब कहीं तांग जैसी तो नहीं है। वैसे तांग में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो कि कोई लड़का उससे शादी करने के लिए परस्यू ना करे। ये सुनकर जियांग तो जैसे शॉक में चला जाता है। वह वहाँ से वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे देखने से साफ पता चल रहा था कि वो जू से काफ़ी गुस्सा है। वापस आने के बाद वो देखता है कि जिन्हें उसने अपनी मदद के लिए वहाँ पर बुलाया था, वो सभी जू की तारीफें सुनकर थक ही नहीं रहे थे। वो बाहर आकर अब काउंटर पर बिल पे कर देता है। फिर हम युवा को देखते हैं, जिसे जियांग ने अपनी कंपनी से निकाला था। वो जियांग के साथ काम कर रही बाकी लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। और उन सभी की बातों से लग रहा था कि वो लोग उसकी बातों में आ चुकी हैं, क्योंकि मैंग और बेला ने पहले ही जियांग को धोखा दिया था और उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तब उनमें से एक लड़की उसे बताती है कि शेंग के साथ भी जियांग की कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसका मतलब इस वक्त जियांग की कंपनी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसी हुई है। युवा ने ठान लिया था कि वो कंपनी से निकाले जाने का बदला लेकर रहेगी। दूसरी तरफ इन सभी का डिनर भी हो गया था, जहाँ पर जो उन्हें बताता है कि उसे किसी दोस्त को मिलने जाना है और वो चला जाता है। जिसके बाद जियांग सभी को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन तांग मना करती है क्योंकि उसे कुछ काम था। पर यानान उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यानान जियांग के मन में तांग के लिए फीलिंग समझ चुकी थी, इसलिए सिर्फ वो उन दोनों के साथ कार में बैठी थी। जहाँ रास्ते में वो तांग से पूछती है कि जो उसे कैसा लगता है, तब वो उसकी तारीफ करती है कि वो काफ़ी अच्छा है और सभी की मदद भी करता है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। जो सुनकर जियांग को काफ़ी शांति मिलती है। वो बोलता है कि ये सारी खूबियाँ क्या उसके सर पर लिखी है। तो यानान पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो, जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। तो यानान उसे जलाने के लिए जो की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। जो सुनकर जियांग कहता है कि तुम फैंग को डिवोर्स देकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती।
वहीं हम फेंग को देखते हैं जो कि चेंग के साथ था। उसे ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चेंग ने उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट में आगे वाली सीट खाली छोड़ दी थी, जिसे चेंग उसे कहता है कि मैं हमेशा टैक्सी में पीछे ही बैठता हूँ, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। अब जब सभी जियांग के घर पर पहुँचते हैं तो वो चेंग के डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम में अपना अपना लव फेट चेक करते हैं। जब तांग की बारी आती है तो सभी उसे जू के साथ फेट चेक करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो चेक करती है तो उसका स्कोर 93 आता है। ये देखकर यानान और फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तांग इस रिजल्ट को मानने से मना कर देती है क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। फिर यानान उसे अपना फेट जियांग के साथ चेक करने के लिए कहती है, जिस पर चेंग काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहता है कि स्कोर पक्का 99 आएगा क्योंकि वो दोनों इतने टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी जियांग खाने का सामान लेकर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि तांग उसका और अपना फेट चेक कर रही है तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उन दोनों का स्कोर 52 आता है, जो देखकर जियांग का चेहरा उतर जाता है। फिर सभी लोग चेंग को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे प्रोग्राम में ज़रूर कोई गड़बड़ी है, पर वो बताता है कि मेरा प्रोग्राम एल्गोरिदम पर वर्क करता है जो कि गलत नहीं हो सकता है। तो यान और फेंग तांग को अपनी जोड़ी जू के साथ बनाने के लिए कहने लगते हैं, पर तांग इस रिजल्ट को ही मानने से मना कर देती है और वो जियांग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि हमें किसी रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। इसके बाद जब जियांग और फेंग फ्रूट्स तोड़ रहे थे तब फेंग उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, तो जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम जू को जानते हो। इस पर वो मना करता है। इस पर वो उसे सुनाने लग जाता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें आज अपनी मदद के लिए बुलाया था, ताकि तांग किसी गलत आदमी को डेट करना ना शुरू कर दे। तो फांग उसे बोलता है कि तुम कौन सा जू को जानते हो और ये कैसे बोल सकते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान है तो हमें उसे तांग से मिलवाने में मदद करनी चाहिए। फेंग इस चीज़ के लिए उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन जियांग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जब सभी वापस जा रहे थे तो जियांग तांग से कहता है कि उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तभी जियांग की मॉम बाहर आती है और उससे कहती है कि जियांग तो वैसे भी दिन पर कुछ खास नहीं करता, इसलिए तुम उसके साथ चली जाओ, जिन्हें तांग मना नहीं कर पाती। मॉम उसे अगली बार अब उनके हाथ की नई डिश ट्राई करने के लिए बुलाती है, इसके लिए वो हाँ बोल देती है। फिर जब जियांग कार कीज लेने के लिए जाता है तब तांग उस पेड़ को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। जब जियांग वापस आता है तब तांग उससे पूछती है कि तुमने फेंग को रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया था, जो सुनकर उसे लगता है कि वो पकड़ा गया, पर तांग खुद ही कहती है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई भी नहीं जानता। उसे लग रहा था कि जो के सामने उसे कंफर्ट फील कराने के लिए उसने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था। वो उसे थैंक्स कहती है कि वो जो के साथ खुलकर बात कर सके और हो सकता है आगे चलकर वो और जो जब काम कर रहे हो तो उन्हें काफ़ी आसानी हो, जिस सबका क्रेडिट वो जियांग को देती है। ये सुनकर वो बेचारा परेशान हो जाता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसने तो जू से दूर रखने के लिए ये सब किया था, पर वो तो उससे और भी कंफर्टेबल हो गई। फिर तांग उससे पूछती है कि वो इस वीकेंड पर फ्री है क्योंकि उसकी मॉम ने कुछ मीटिंग अरेंज की है और उसे उसकी हेल्प चाहिए, जिसके लिए वो साफ मना कर देता है। यहाँ से अब हम कुछ दिन बाद जू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ था। वो सभी को तांग के बारे में बताता है कि वो कुछ दिनों पहले उससे मिला था, वो तो काफ़ी बिजी रहने लगी है। उनमें से एक तांग की रूममेट भी थी, जिससे जो उसके बारे में और भी बात पता करने लगता है, जैसे कि वो कहाँ रहती है, उसकी मॉम क्या करती है वगैरह वगैरह। वो लड़कियाँ ये भी बताती है कि तांग ने एक बैंक ऑफर में काफ़ी लोन लिया था और अब वो उससे अपने घर का अमाउंट पे करती है। तांग के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद सू को वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है। फिर हम तांग को देखते हैं जो कि एक ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी, लेकिन उस लड़के के साथ उसकी मॉम भी आई थी, इसीलिए वो दोनों बात करने में काफ़ी नर्वस हो रहे थे। उसकी मॉम उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद साइड में चली जाती है, लेकिन लड़के की मॉम तांग की मॉम को वीडियो कॉल कर देती है और उन्हें सब कुछ लाइव दिखाती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तांग की मॉम के साथ साथ वहाँ पर जियांग की मॉम भी थी, जो कि लड़के के गुड लुक्स की बात कर रही थी। तभी जियांग हड़बड़ी में नीचे आता है क्योंकि वो देर से उठा था। मॉम बोलती है कि आज तो वीकेंड है ना, तुम फिर भी काम पर जा रहे हो। वो उसे वीडियो कॉल दिखाती है ताकि वो जियांग से भी उस लड़के का ओपिनियन ले सके, पर वह बिना देखे ही जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे रेस्टोरेंट में तांग के पास गया था। वो पास ही के एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। तभी तांग को जियांग का मैसेज आता है, तुम्हारा असिस्टेंट तैयार है। उसे वहाँ पर देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर वो उस लड़के को बताती है कि कुछ ही देर में मेरी दूसरी डेट भी है, तो वो उसका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वहाँ से बिल पे करके चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ वो दूसरा लड़का भी आ जाता है, जिसके बाद जियांग उनके पास ही घूमकर फिर से उनकी बातें सुनता है। दूसरे लड़के की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आज ही उससे शादी कर लेगा। वो उसकी काफ़ी तारीफ किए जा रहा था। तब तांग जियांग को इशारा करती है, जिसके बाद जियांग वहाँ पर तांग का बॉयफ्रेंड बनकर आ जाता है। तांग उससे कहती है कि तुम 5 मिनट पहले ही आ गए,
तो जियांग उसका इंतजार करने के लिए साइड में बैठ जाता है। पर वो लड़का जब ये सब देखता है तो हैरान हो जाता है कि वो एक ही टाइम पर दो लड़कों को कैसे डेट कर सकती है, इसीलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। इस तरीके से एक के बाद एक लड़के आते गए और जियांग उन्हें भगाता रहा। इतनी सारी डेट से तो जियांग भी बोर हो चुका था। सारी डेट्स खत्म होने तक वो दोनों काफ़ी थक चुके थे। जियांग काफ़ी हैरान था कि एक दिन में 11 डेट कौन अरेंज करता है। इस सब से उन्हें काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि तांग के घर जाकर वो खाना खाएंगे। लेकिन घर के बाहर पहुंचने पर वो डिसाइड करने लग जाते हैं कि किसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ जाने पर मिसू को शक हो सकता था कि दोनों ने मिलकर ब्लाइंड डेट्स खराब की हैं। जियांग को आइडिया आता है और वो तांग से कहता है कि तुम पहले ऊपर जाना, फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके डिनर के लिए पूछूंगा, और जब मिसू को पता चलेगा कि हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो मुझे इन्वाइट कर लेंगे। इसके बाद तांग अंदर जाती हैं और सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही होता है। मिसू जियांग को खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है तो वो आ जाता है। वो जब डाइनिंग टेबल अरेंज कर रहे थे तभी डैड भी आ जाते हैं, जो कि बाहर वॉक के लिए गए थे। डैड कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को थोड़ी देर पहले बाहर खड़े हुए देखा था, लेकिन तुम दोनों बारी बारी अंदर क्यों आए। मॉम ने उनकी बातें नहीं सुनी थी, इसीलिए तांग उन्हें हाथ मुंह धोने के बहाने बाहर टाल देती है। जिसके बाद ये लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ पर मॉम जियांग से कहती हैं कि मेरा खाना तुम्हारी मॉम जितना तो अच्छा नहीं होगा, पर तुम इसे खा सकते हो। इस पर जियांग उन्हें खुश करने के लिए अपनी मॉम की खाने की बुराई कर देता है, और जब वो खाना शुरू करता है तो उसका टेस्ट सच में काफ़ी ख़राब था। मॉम ने गलती से शुगर की जगह नमक डाल दिया था। मॉम बोलती है कि तांग के लिए जो शेड्यूल आज उन्होंने बनाया था उसके टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, तो तांग बात संभालते हुए कहती है कि मैंने किसी से ज़्यादा बात की तो किसी से कम, इसीलिए ऐसा हुआ। तभी मॉम को उस लेडी का मैसेज आ जाता है जिनकी मदद से मॉम ने ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी। वो उनसे कह रही थी कि उन्हें अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। वो अब उसके सामने अपनी बेटी की काफ़ी तारीफ करती है और वो ब्लाइंड डेट वाले ग्रुप को भी एग्जिट कर देती है। तांग उनसे कहती है कि आपको ब्लाइंड डेट पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, बहुत बार किस्मत ही काफ़ी होती है लोगों को मिलवाने के लिए। इस पर मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसे अभी 9 ग्रुप्स हैं। जो सुनकर तांग और जियांग हैरान हो जाते हैं। अब खाने के बाद ये दोनों ही मिलकर बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तब जियांग उसे बोलता है कि मैं कर लेता हूँ, तुम जाकर मॉम डैड को फ्रूट्स दे दो। लेकिन मॉम को पेट में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपने लिए वार्म वुड वाटर रेडी करने चली जाती हैं। पर उन्हें अपना वो पॉट नहीं मिल रहा था तो इसमें वो अक्सर उसे गर्म करती थी। घर में डैड और तांग को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। तभी जियांग ऊपर शेल्फ से निकाल कर उन्हें देता है और बताता है कि जब मैं मॉम के साथ यहाँ पर आया था तो मुझे याद था कि मैंने इसे यहाँ पर रखा था। पॉट को देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वो जियांग से पूछती है कि इसमें तो हर्बल मेडिसिन बैग भी था। जियांग उसे भी अब ढूंढ कर मॉम को दे देता है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान थी। वह फ्रूट्स का सबसे बड़ा पीस बचाकर उसे देती है और जब वो किचन देखती है तो जियांग ने उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया था। अब उसे बाउल साफ करने को देकर तांग सामान को शेल्फ में रखने लग जाती है। जब जियांग उसकी मदद करने लगता है तो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जो कि मॉम देख लेती है। इसीलिए जब तांग किचन से बाहर आती है तो मॉम जियांग से कहती है कि मुझे तुम्हारे और तांग के बारे में बात करनी है। वो जियांग से कहती है कि तांग से तुम जब भी बाहर मिलो तो उसे ब्रो कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह वो अपनी ब्लाइंड डेट को अवॉइड करती रहे तो आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से अब हम इन दोनों के पास का सीन देखते हैं जब ये दोनों घर पर पेड़ से फ्रूट्स तोड़ रहे थे। इसके बाद तांग उस बड़े से अनार को खुद ही खाती है, जिसे इतने अच्छे से खाता हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो जब भी इसे खाता था तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब वो इसे पढ़ाई से कंपेयर करके समझाने लगती है कि हर चीज़ को करने का ना एक मेथड होता है। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इन्हें खाने के बाद मैं पेपर्स को दोबारा गो थ्रू करूँगा ताकि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। तांग उससे पूछते हैं कि तुम क्यों सेम यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो बताते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कोई ना कोई रिप्लेस ज़रूर कर देगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब डिनर के बाद जियांग जब वापस जा रहा था तभी तांग उसका पूरा नाम लेकर बुलाती है, जो सुनकर वो डर जाता है। जिसका कारण जब तांग उससे पूछती है तो वो बताता है कि मुझे पुराने दिन की याद आ गई थी जब तुमने मुझे मेरे 2 सवाल के जवाब गलत होने पर इसी को लेकर काफ़ी चढ़ाया था। तांग उसे बताती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तुमने मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का इतना ख्याल रखा। तब जियांग उसे बताते हैं कि मिसू ने मुझे तुम्हें कॉल करने से मना किया था ताकि मैं कहीं तुम्हारी ब्लाइंड डेट ना खराब कर दूँ। जो सुनकर तांग परेशान हो जाती है कि मॉम हर बात ब्लाइंड डेट पर ही क्यों लेकर आ जाती है।
जियांग अब उसे कल बैडमिंटन, फिर खाने और साइकिलिंग पर चलने के लिए पूछता है, जिसके अंदर वो रात में रिवर साइड पर वॉक करने के लिए भी ऐड कर देती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि तांग जैसे ही अपने घर से बैडमिंटन हॉल जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी उसे सीनियर जू का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और अभी मिलना है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे तो जियांग के साथ जाना था, पर वो जू के साथ जाने के लिए मान जाती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं, जिसके साथ फेंग और उसकी वाइफ भी थे। उन दोनों का रोमांस तो बेचारे जियांग से देखा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए वो तांग को वॉइस मैसेज करके जल्दी आने के लिए कहता है। फेंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी पार्टनर कहाँ पर रह गई। तो जियांग अब उन दोनों को अकेले ही हराने का चैलेंज दे देता है, लेकिन वो उन दोनों से हारने लगता है। इस तरह काफ़ी मैचेस खेलने के बाद जब जियांग ब्रेक लेता है, तब वो देखता है कि तांग ने उसे मैसेज करके कहा था कि उसे इमरजेंसी आ गई है, तो वो नहीं आ सकती। ये देखकर वो उसे कहता है कि अगर कोई और प्लान है तो हम वहाँ पर आ सकते हैं। वो ये बात उन दोनों को भी बताता है कि तांग नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम तांग और जू को देखते हैं। जू इस रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहा था, तब तांग उसे बताती है कि उसका फ्रेंड यहाँ का बॉस है। जिसके बाद तांग उसे यहाँ पर बुलाने का कारण पूछती है, तो वो उसे कहता है कि मैं अपने एक खास दोस्त के लिए डिज़ाइनर टॉयज़ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, इसीलिए वो उसकी मदद मांगता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ जियांग जब फ़ोन चेक करता है, तो तांग ने उसे बताया था कि वो जू के साथ है, जिससे वो अपसेट हो जाता है। लेकिन जब ये बात वो उन दोनों को बताता है, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और जू की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितना अच्छा लड़का है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात होगी। उनकी ये बात सुनकर जियांग गुस्से में ज़ोर ज़ोर से शॉट्स मारने लग जाता है और फेंग को लग भी जाती है। वहीं तांग जू को फ़ोन में कुछ खास टॉयज़ दिखाती है, जिस पर जू उसे कहता है कि लगता है तुम्हें काफ़ी पसंद है, और उसे देखकर लग रहा था कि वो तांग के साथ टाइम स्पेंड करके खुश है। लेकिन दूसरी तरफ जियांग बेचारा काफ़ी अपसेट था। फेंग और नयान उसे लंच के लिए पूछते हैं, क्योंकि वीकेंड की वजह से काफ़ी एक्साइटिंग ऑफर्स लगे हुए थे, पर वो उसके लिए मना कर देता है और उन्हीं पर चिल्ला पड़ता है ये सब ऑफर स्कैम होते हैं। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो दोनों ही हैरान थे और बोलते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ तांग ही हैंडल कर सकती है। रात को अब तांग वापस आने के बाद जियांग को मैसेज करती है, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तांग उसे आज के लिए माफ़ी मांगती है कि वो नहीं आ पाई, जिसके मैसेज को देखकर वो सोचने लग जाता है कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। फिर हम शेंग को देखते हैं, जिसका फोटोशूट चल रहा था, जिसके बाद वो जियांग को कॉल करती है, जिसे वो बोलता है कि कल वो उसे शानयू से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। पर कॉल रखने के बाद शिंगी उसे कहती है कि तुम्हें उसे हाँ नहीं कहना चाहिए था, वो तुमसे मिलकर तुम्हें एंकर बनाने की कोशिश करेगा। पर शेंग के मन में जैसे उसके लिए कुछ और ही था। उसे भरोसा था कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जब जियांग ऑफिस में आराम कर रहा था, तब तांग उससे मिलने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे बिजी पर्सन के पास आज मेरे लिए टाइम कैसे आ गया। तो वो उसे माफ़ी मांगते हुए अपने हाथों की डिश देती है, पर जियांग को उसे माफ़ी मांगते हुए देखकर मज़े आ रहे थे, इसलिए थोड़े से नखरे करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे ना आने पर फेंग और नयन ने मुझे काफ़ी बुली किया। जो सुनकर वो उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे कहती है कि मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगी और मेरे लिए तुम पहले हो, बाकी सब बाद में। जिस पर वो उसे श्राप देता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम हमेशा सिंगल ही रहोगी। इतने में तांग को ऑफिस से लिन का कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे वापस जाना होगा। ये बात जियांग सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता, तो वो उसकी खामोशी को उसकी तरफ से हाँ बताकर वहाँ से भाग जाती है। गुस्से में जियांग उसके खाने को ही फेंकने जा रहा था, पर खाने से खुशबू अच्छी आ रही थी, इसीलिए वो उसे खाने लग जाता है। वहीं तांग जब ऑफिस पहुँचती है, तब लिन उसे बताती है कि दूसरी ब्रांच से शो का कॉल आया था कि हमें जैंग की शॉप पर लोन वेरिफिकेशन के लिए जाना है। दोनों वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में तांग को जू का कॉल आ जाता है, जो उसे आज रात एल्यूमिनी पार्टी में इनवाइट करता है। वो उसे बताती है कि वो काम से बाहर गई हुई है। इस पर जू कहता है कि रात को जब भी टाइम मिले तो आ जाना। फिर वो उसे ग्रुप में भी ऐड कर देता है। अब जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब मैनेजर शू भी उन्हें ज्वाइन करता है। ये तीनों जैंग की शॉप पर जाते हैं, जहाँ शॉप को अच्छे से चेक करके वो वहाँ की फ़ोटोज़ भी लेते हैं और आगे के टर्म्स एंड कंडीशन की बात शुरू कर देते हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेंगी जियांग के असिस्टेंट को बताती है कि चेंग आज उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाएगी। पर जब वो अंदर मीटिंग रूम में पहुँचती है, तो देखती है कि वो तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर आने से मना किया था। शेंग ने मीटिंग में ही खाना मंगवा लिया था, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तो जियांग और फेंग उसके लिए योगर्ट लेने के लिए चले जाते हैं, जिस भी शेंगी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना। वो कहती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि वो अपना काम निकलवाने के लिए मुझसे क्या बोलेगा। इतने में ये दोनों वापस आ जाते हैं। शेंग अब जैसे ही जियांग को भी डिश ट्राई करने के लिए कहती है,
तो वो बताती है कि ये काफ़ी टेस्टी है। जब जियांग इसे ट्राई करता है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है, इतना कि वो उसके खाने की फ़ोटो भी लेता है और साथ ही उसके बारे में और भी पूछने लग जाते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर शो और उन सभी की स्ट्रीम को देखते हैं जो कि पहले जियांग के लिए काम करती थी। वो सभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर व्यूअर्स को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे थे, जबकि शेंग ने उन सभी से अलग एक एजुकेशनल पर्पज़ के साथ मार्केटिंग कर रखी थी और शेंग का ये तरीका सभी व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है। यही बात जियांग उनके सामने भी रखता है कि शेंग इस तरीके से सिर्फ अपने लिए काम करती है जो कि उसे खुशी देता है और उसके यही एक्सप्रेशन से ऑडियंस उसे काफ़ी पसंद करती है। इसीलिए जियांग चाहता था कि वो हर लाइव इवेंट को इस तरीके से रखे जहाँ पर शेंग खाने पर अपने थॉट्स दे सके, जिसमें हर खाने की अपनी स्टोरी, जगह और बिहाइंड द सीन्स हो, जो सुनने में शेंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर शान्यू कहती है कि वो इस बारे में सोच कर बताएंगे। वहाँ से जाते वक्त शेंग चेंगुई को नए हेडसेट्स देती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसका वो चश्मा तोड़ दिया था, जिन्हें लेने से वो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरा चश्मा नहीं है, जो देखकर शेंग फिर उसे खाने की ट्रीट देने के लिए अपॉइंटमेंट मांगती है। पर वो कहता है कि खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तांग को वो लेडी बताती है कि उनके पास बस ये स्टॉल ही है और वो शॉप रेंट पर लेना चाहती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि इससे पहले वो एक होटल में काम करती थी, पर जब होटल बंद हुआ तो ओनर के पास हमारी काफ़ी सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई थी जो कि उसे हमें देनी थी। जब वो उनसे पैसे मांगने के लिए गई तो ओनर ने साफ मना कर दिया कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन एक शॉप है जो कि उसे रेंट पर दे रखी है जिसमें कुछ डिवाइसेस भी है। जब उस शॉप का किराएदार चला गया तब ओनर ने वो डिवाइसेस हमें दे दिए, तो तांगो ने उस शॉप पर ले जाने के लिए बोलती है। शॉप पर पहुंचकर वो कुछ चीज़ें चेक करती है और फिर उस लेडी से पूछती है कि उनके साथ और कौन कौन शामिल है। तो जैंग उन्हें कुछ रिटायर्ड मिलिट्री फैमिलीज़ के बारे में बताती है, जिनमें से 2 लेडीज़ के उनकी तरह बिजनेस भी नहीं रहे। ये बात जब मैनेजर सुनता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि लोन को रीपे करने वाले मल्टीपल पर्सन्स होंगे, क्योंकि इससे लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगी। ये बात पहले बताना जैंग को ज़रूरी नहीं लगी थी, तो अब उन्हें वो सब बताती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तांग जब वापस जा रही थी तो वो मीटिंग में जियांग को भी देखती है, जिसके बाद हम इन दोनों को हाई स्कूल के सामने फूड एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वहाँ इन दोनों को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है कि कैसे ये लोग अक्सर एक दूसरे के लिए खाना लाया करते थे। तांग के मॉम डैड तो काम में बिजी होते थे, तब जियांग उसके लिए डिनर लाया करता था। तांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा युवा के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर वो मना करता है और कहता है कि वो बिना हार माने ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तभी तांग को जू का कॉल आ जाता है, जो देखकर उसे याद आता है कि उसे तो पार्टी में जाना था, लेकिन इस बार वो जू को मना कर देती है ये कहकर कि वो काम में बिजी है। जियांग को तो लगा था कि वो फिर से चली जाएगी, इसीलिए वो भी जाने के लिए सामान हटाने लग जाता है, जिसे तांग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो। वो समझ गई थी कि जियांग का मूड अच्छा नहीं है। जब वो उसे पूछती है तब वो उसे बताता है कि शेंग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली है, इसीलिए आज मैंने उसे दोबारा बात की मनाने के लिए, पर उन्होंने जवाब में कहा कि वो सोच कर बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि उसने फैंग को प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेगा, क्योंकि फैंग ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी। तब तांग उसे खुश करने के लिए कहती है कि एक दिन जब मेरे पास काफ़ी सारे पैसे होंगे तो मैं तुम्हारी एंजल इन्वेस्टर बन जाऊंगी। और वो उसे अपनी शेयर की बात करने लग जाती है, क्योंकि उसने उनकी पहले भी काफ़ी बार मदद की थी। इस पर जियांग कहता है कि जो मेरा है वो तो तुम्हारा भी है ना। ये सुनकर तांग तो हैरान हो जाती है, पर फिर वो उसकी बात को फ्रेंडली वे में लेती है। फिर तांग उससे उस दिन की बात करती है जब जियांग उसे गुस्सा होकर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो कहता है कि साल में हमारे पास पहले ही ऐसे काफ़ी कम दिन आते हैं, लेकिन उसमें भी तुमने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। तांग उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन जियांग उसे माफ़ी के बदले स्कूल के अंदर चलकर हॉल में बैडमिंटन खेलने के लिए कहता है। तांग भी उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उन दोनों के स्कूल के अंदर तक पहुँचने में कामयाब रहा तो वो जब तक चाहेगा तब तक तांग उसके साथ खेलेगी। अभी लोग दीवार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो काफ़ी लंबी है। तांग बड़ी बड़ी बातें करने लगती है कि ये उसके लिए काफ़ी आसान काम है, पर जब वो क्लाइंब करती है तो उसे जियांग की मदद मांगनी पड़ती है। दोनों अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद भागते हुए बैडमिंटन हॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक था। अभी दोनों कोई रास्ता सोच ही रहे थे, तभी गार्ड राउंड के दौरान उन्हें देख लेते हैं, पर दोनों किस तरीके से वहाँ से बच निकलते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में हर छुपे हुए रास्ते पता थे। दोनों अब खुद को एक रूम में लॉक करके अंदर ही छुप जाते हैं और गार्ड के जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। जियांग बोलता है कि इस टाइम आना उनके लिए काफ़ी अनरीजनेबल था। तांग कहती है कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि एक तरफ जियांग की लाइफ है और एक तरफ उसकी, जिसमें उसे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जीना पड़ता है।
और इस जगह काम करना पड़ता है जहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये जानते हुए उसे सबको स्माइल के साथ ट्रीट करना है। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी फ्रीडम लाइफ जो बची है उसमें सिर्फ एक ही इंसान है, वो जियांग है। जियांग उसकी बातें सुनने के बाद और करीब आने लग जाता है और तांग भी घबराने लगती है, जिससे सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गई थी। जियांग अब मजाक में उससे कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या हमें पहले की तरह लेटर लिखना होगा, जो सुनकर वो हंस पड़ती है और कहती है कि इस काम में तो तुम माहिर थे ना। इस पर जियांग कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र है, कहीं टीचर की नज़रों में तुम्हारी इमेज खराब ना हो जाए कि क्लास की टैलेंटेड स्टूडेंट इस तरीके से रात के अंधेरे में चुपके से स्कूल में घुस गई। तांग उसे बताती है कि एक बार जब तुम्हें पूरे स्कूल के सामने अपना लेटर लिखना पड़ा था तब उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो उसके साथ क्यों नहीं है। ये जानकर जियांग को काफ़ी खुशी होती है कि उस टाइम वो उसके साथ पनिशमेंट तक में पार्टनर बनना चाहती थी। अब जियांग एक बार फिर उसके करीब आने लगता है, तब तांग उसे रोकती है तो जियांग कहता है कि तुम्हारे बालों से कैसी स्मेल आ रही है, तुम कोई एंटी हेयर लॉस मेडिसिन यूज़ करती हो क्या। जो सुनकर वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हेयर ग्रोथ ऑयल लगाती हूँ। फिर दोनों चेक करते हैं कि गार्ड वहाँ से गया या फिर नहीं। गार्ड तो चला गया था, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो बैडमिंटन हॉल में खेलेंगे तो उन्हें लाइट्स तो ऑन करनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो गार्ड को पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए तांग को एक जगह याद आती है जहाँ ये अच्छे से खेल सकते हैं, जिसके बाद हम इन्हें उसी मार्केट में देखते हैं जहाँ वो पहले आया करते थे। ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक बैडमिंटन खेलते हैं और इस जगह से इन दोनों की काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। जब जियांग वापस से घर जाते हैं तो उसकी माँ मुझसे पूछती है कि क्या वो कुछ खाएगा, पर वो मना कर देता है और अंदर जाने की बजाय बाहर ही आकर बैठ जाता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि खेलने के बाद तांग जियांग से कहती है कि तुम्हें तो मेरी कदर होनी चाहिए कि तुम्हारी बड़ी मैं हूँ, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। जियांग अब अपने फ़ोन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर को देखने लग जाता है और किसी से इसके बारे में पता भी करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तांग की ऑफिस मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था कि उन्हें लेडी ज़ांग को लोन देना चाहिए या फिर नहीं। तांग का कहना था कि ज़ांग जिस पुराने होटल में काम करती थी वहाँ की ओनर ने उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स दिए थे जिन्हें हम एज अ कलेक्टर रख सकते हैं और उनकी अमाउंट लोन अमाउंट से भी ज़्यादा है, पर डेप्यूटी डायरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारा रिस्क है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद डायरेक्टर तांग की साइड लेता है और उसके काम की काफ़ी तारीफ भी करता है। उसने तांग का केस रिस्क होने के बाद भी इसीलिए अप्रूव कर दिया था ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तांग को उसे सीखने के लिए मिले। जिसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि ज़ांग को जाकर बताता है कि उनका लोन अप्रूव हो गया है और तांग ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, जो सुनकर ज़ांग को काफ़ी खुशी होती है। दूसरी तरफ जब तांग घर पहुंचती है तो देखती है कि एक अननोन पार्सल आया हुआ था। उसे खोलने पर उसमें एक बड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर मिलता है जो कि तांग को काफ़ी पसंद तो आता है, पर इसे किसने भेजा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो जू से मिली थी तो वो इसके बारे में बात कर रहा था। फिर वो उसे वॉइस मैसेज करके कॉफ़ी के लिए इन्वाइट करती है। जब वो उसे जाकर मिलती है तो कहती है कि हम एक दूसरे के कलीग्स हैं, तुम मेरे सीनियर भी रह चुके हो और हम अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जो गिफ्ट तुमने मुझे भेजा है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। जू बोलता है कि क्या तुम उस लिटिल बियर फिगर की बात कर रही हो, वो तो मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा है क्योंकि सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और ये फिगर तुम्हें भी काफ़ी पसंद है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें एक गिफ्ट करना चाहिए। तांग अब उसे इसके पैसे देना चाहती थी, जिसे जब जू मना करता है तो वो नहीं मानती, इसीलिए जू अब उसे उस गिफ्ट के पैसे ले लेता है, पर उस ट्रीट के पैसे वो देगा, ऐसा वो तांग से कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर वो उसे सवाल करता है कि अगर मेरी जगह तुम्हारा दोस्त जियांग ने तुम्हें गिफ्ट दिया होता तो क्या तब भी तुम उसे पैसे वापस करती। तो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि तांग के ऑफिस में ज़ांग उससे मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए अपनी नई शॉप से खाना लेकर आई थी ताकि वो उसे थैंक्स कह सके, पर तांग उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि कोई उसे रिपोर्ट कर सकता है और लोन पर इंक्वायरी बैठ सकती है। वो उनसे वादा करती है कि वो उनकी शॉप पर ज़रूर आएगी। उसके जाने के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ पर आती है और तांग को समझाती है कि उसे ज़ांग के केस पर अच्छे से नज़र रखनी होगी क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में लोन रीपे करवाने में काफ़ी मुश्किलें हों। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसे फैंग एक रेस्टोरेंट की तरफ से इनविटेशन पढ़कर सुनाता है। वो उससे बोलता है कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो। इस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाता, पर वहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। फिर जियांग तांग को फ़ोन करके बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन इस बार में तांग भूल चुकी थी और डिनर के टाइम पर उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसीलिए वो उसे अकेले इंजॉय करने के लिए कहती है। जियांग उससे पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाने वाली हो, तो वो कहती है कि मैं खुद के लिए ग्रैंड फीस तैयार कर रही हूँ, जबकि वो तो कप नूडल्स वगैरह खा रही थी।
कॉल के बाद अब जियांग फैंग को इनविटेशन कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो, जिससे खुश होकर फैंग मुझसे आई लव यू कहता है। लेकिन तभी चेंग वही वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर फैंग को काफ़ी अफसोस हो रहा था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि टेस्टिंग इवेंट में जाना है वो उसमें चैंग के साथ जा रहा है। तभी चैंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही टाइम मेरे साथ बिताते हो। तो वो उसे अपने घर पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब जब ये दोनों इवेंट पर पहुंचते हैं तब एक लेडी चैंग को देखकर कहती है कि अंदर बच्चे अलाउड नहीं हैं, अंदर ड्रिंक्स भी सर्व होंगी, इसीलिए चैंग उसे अपनी आईडी दिखाता है कि वो माइनर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग तांग के घर पहुंच जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम कोई ग्रैंड डिनर नहीं कर रही होगी, इसीलिए वो उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना लेकर आया था। जिसे खाने से पहले वो दोनों खाने के साथ एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करते हैं। डिनर के बाद अब जैसे ही जियांग फ्रिज चेक करता है तो उसमें उसे काफ़ी चीज़ें ख़राब मिलती हैं और कुछ सामान तो 2-3 साल से उसी में रखा हुआ था। जब वो तांग को अच्छे तरीके से फ्रूट्स खाता हुआ देखता है तो उसकी तारीफ करने की बजाय वो उसे कहता है कि तुम्हें तो फ्रूट स्टॉल खोल लेना चाहिए। इस पर वो उसे चुपचाप साइड पर बैठने के लिए कहती है और बताती है कि गेस्ट जब आते हैं तो होस्ट की तारीफ करते हैं, पर तुम तो मुझे फ्रूट स्टॉल लगाने के लिए कह रहे हो। तभी जियांग की नज़र तांग के बेडरूम में रखे हुए उस बियर पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वो खुद तांग को गिफ्ट करने के लिए ढूंढ रहा था। तब तांग उसे बताती है कि ये उसे जू ने दिया है, जो देखकर जियांग काफ़ी हैरान हो जाता है और धीमी आवाज़ में गुस्से में उस बियर से पूछने लग जाता है कि आखिर जू का प्लान क्या है, तुम मुझे बताओ। भले ही उसका प्लान कुछ भी हो पर तुम रात को यहाँ पर नहीं रह सकते। उसे इस बात की जलन थी कि आज तक वो भी यहाँ पर नहीं रुका था रात में, तो जू का बियर कैसे रुक सकता है। वो गुस्से में उसका हाथ सर मोड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर तांग उसे डांटती है और उस बियर से दूर रहने के लिए कहती है। तब जियांग उसके पास आकर कहता है कि मैं जब भी इस घर में होता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। जिस पर तांग अब शक करते हुए कहती है कि तुम मेरे मॉम डैड के घर पर भी यही कहते हो ना, जब मैं दूसरी सिटी में थी तब भी तुमने मुझे यही कहा था। इतने में उस बियर का हाथ निकल कर गिर जाता है, जो देखकर तांग हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव और रेयर आइटम है। इसलिए वो जियांग पर गुस्सा करने लग जाती है, उसे जल्दी से ठीक करने के लिए बोलती है। लेकिन वो तो काफ़ी खुश था, जैसे उसने बियर से अपना बदला ले लिया हो। तांग अब जब उसके हंसने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मैं तो काफ़ी दुखी हूँ। इसके बाद वो उसे ठीक करने के बहाने अपने साथ ले जाता है। अगले दिन अब तांग जियांग से अपने बियर का हाल पूछती है तो वो उसे उसकी फ़ोटो भेज देता है, जो कि अभी बुरे हाल में था। ये देखकर वो गुस्से में जियांग से दोस्ती ख़त्म कर लेती है। इसके बाद वो जैंग के रेस्टोरेंट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उतने कस्टमर नहीं थे जितने उन्होंने सोचा था। उन्हें लगता है कि शायद लोकेशन शिफ्ट होने से पुराने कस्टमर्स उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं बातों में जैंग यानान के ऑर्डर में एक्स्ट्रा आइटम्स भी डाल देती हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका लोन अप्रूव हो सका। फिर वो उनके लिए काफ़ी सारे डिशेज सर्व करती हैं। यानान अब तांग से पूछती है कि पहले तुम्हें इन्हें लोन दिया और अब खुद ही इनकी कस्टमर भी बन गए, तुम्हें तो चैरिटी खोल लेनी चाहिए। तब तांग उसे बताती है कि मेरा डायरेक्टर बस मौका ढूंढ रहा है ताकि मेरा फर्स्ट असाइनमेंट किसी वजह से ख़राब हो और वो मुझे सुना सके, इसीलिए तांग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जब यानान डिश टेस्ट करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर ना लेकर आती तो मैं इस शॉप को देखने के बाद भी यहाँ पर नहीं रुकती, पर यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। इस बात से तांग शॉप को देखने लग जाती है और लगता है कि उसे प्रॉब्लम समझ में आ गई थी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसे शिन्यू बताती है कि हम आगे की कुछ स्ट्रीम्स ही करेंगे, पर वो भी शेंग के शेड्यूल के हिसाब से, साथ ही लोकेशन भी वही डिसाइड करेगी, जिनकी सभी शर्तों को जियांग मान लेता है। मीटिंग के बाद चैंग शिन्यू से कहता है कि शेंग को बता देना कि मैं साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ। तभी ऑफिस में यानान सभी के लिए जैंग की शॉप से खाना लेकर आती है क्योंकि वो उसे काफ़ी टेस्टी लगा था। जियांग के पूछने पर वो उसे बताती है कि तांग वहीं से दोबारा ऑफिस चली गई थी ओवरटाइम करने के लिए। फिर वो बात करने लगते हैं कि अगर जैंग का ये रेस्टोरेंट नहीं चला तो कहीं तांग प्रॉब्लम में ना आ जाए क्योंकि उसी ने उन्हें लोन दिलवाया था। तभी फांग बोलता है कि लास्ट टाइम जो हमने उसके बॉस का बिहेवियर देखा था तो उसे लग रहा था कि वो गुस्सैल आदमी है। वहीं तांग भी जैंग के रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही थी ताकि वो किसी भी तरीके से उनकी अपनी ओर से मदद कर सके, क्योंकि लोन प्रोवाइड करने के बाद की सिचुएशन की रिपोर्ट उसे मैनेजर को भेजनी थी, जिसमें वो कुछ सजेशन भी मेंशन करेगी ताकि जैंग का बिजनेस जल्दी ग्रो कर सके। दूसरी तरफ जियांग यानान की बात सुनने के बाद जैंग के रेस्टोरेंट पहुंच चुका था क्योंकि उसे डर था कि अगर रेस्टोरेंट पॉपुलर नहीं हुआ तो तांग प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए अब वो भी जैंग की मदद करना चाहता था। तभी उसकी नज़र ब्रिज पर कुछ स्कूल किड्स पर पड़ती है जो कि अपने ही क्लासमेट को सिर्फ इसीलिए मार रहे थे क्योंकि उसके डैड नहीं थे,
जब ये चीज़ जियांग देखता है तो भागता हुआ उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन बच्चों की वीडियो भी बना लेता है, लेकिन वो बच्चे फिर भी उसे परेशान किए जा रहे थे। तब जियांग बोलता है कि अगर मैंने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स को ये सब पता चला तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जियांग अब उनके सामने 3 शर्त रखता है कि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, वो सबकी मदद करेंगे और वो अपने क्लासमेट से माफ़ी मांगेंगे। जिसकी ये बात वो बच्चे तुरंत ही मान जाते हैं और उसे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस बच्चे का भाई भागता हुआ आता है। वो अपने भाई के लिए काफ़ी घबरा रहा था कि वो टाइम पर उसे बचाने के लिए नहीं आ सका, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। फिर जियांग उन दोनों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें बताता है कि वो भी बिना डैड के ही बड़ा हुआ है और उसकी मॉम घर चलाने के लिए सी फूड बेचा करती थी। वो खुद इतनी प्रॉब्लम में रहती थी कि मैं कभी भी उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही नहीं पाता था। तभी उसकी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड आई जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी हर प्रॉब्लम में हेल्प की। यहाँ से अब हम जियांग की स्कूल का टाइम देखते हैं, जब वो अपनी सी फूड स्टॉल के सामने बैठकर पढ़ रहा था और उसकी मॉम सामान डिलीवर करने के लिए जाती हैं। तब तांग उसके पास आ जाती है और बताती है कि मॉम और डैड दोनों ही बाहर गए हैं और मैं घर की चाबी भी भूल गई हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर उसके साथ होमवर्क करने के लिए आ गई। लेकिन वो अपना होमवर्क भी उसे ही करने के लिए दे देती है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तभी उसकी क्लास के कुछ बुलीज उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। वो उसे सी फूड बेचने को लेकर मजाक बनाने लग जाते हैं और उसे सी फूड मांगते हैं। तांग को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो पहले फिश से बात करती है और उन लड़कों को कहती है कि फिश ने मुझे कहा है कि तुम्हारा IQ काफ़ी लो है और तुम फिश नहीं खा सकते, जो देखकर जियांग हंसने लग जाता है। वो लड़के अब जब लो IQ वाली बात से इनकार करते हैं तब तांग उन्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देती है, जिसे वो अगर कर लेते हैं तो उन्हें फिश फ्री में मिल जाएगी। वो उसे कहता है कि तुम आखिर उसकी मदद क्यों कर रही हो, उसे बचाने के लिए। तो बोलती है कि क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, और वो उन्हें काफ़ी कुछ सुना भी देती है, जो देखकर ही तीनों यहाँ से चले जाते हैं और जियांग काफ़ी खुश होता है। तांग उसे अब सोल्यूशन ढूंढने में दोबारा लगा देती है। तो जियांग उसे बिग ब्रो बोलकर कहता है कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो उसे इस चीज़ के लिए पीटने लग जाती है कि उसे आंसर नहीं मिल पा रहा था। प्रेजेंट में अब जब जियांग उन दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि वो दोनों उसी रेस्टोरेंट ओनर ज़ैंग के बच्चे हैं। सीन अब ज़ू पर आता है, जिसका आज बर्थडे है। वो किसी लेडी के लिए काफ़ी सारे प्रेजेंट्स लाया था ताकि वो उन्हें खुश कर सके। जब वो लेडी उसे खाने तक रुकने के लिए कहती है तो ज़रूरी काम का बहाना करके चला जाता है। फिर हम जियांग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि 2 लोगों को जियांग के आने तक इंतज़ार करने के लिए मना रहा था। वो दोनों ही काफ़ी बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं, पर जब तक वो दोनों उनके वहाँ से खाने पीने का सामान अपने बैग में भरने लग जाते हैं। जब जियांग आता है तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जियांग उनकी मदद से ज़ैंग के रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है, पर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं जिनके पास पहले से ही काफ़ी लंबी लाइन हो। पर कैसे ना कैसे करके जियांग उन्हें मना ही लेता है, क्योंकि उन्होंने पहले एक साथ काफ़ी काम किया था। अब हम शेंग को देखते हैं, जो कि शिंगी और अपनी असिस्टेंट के साथ चेंग हुई के बुलाने पर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। पर वहां पर चेंग हुई ने खुद आने की बजाय अपने कलीग्स को भेज दिया था ताकि शेंग इनसे माफ़ी मांग सके उस चश्मे के लिए जो कि उसने तोड़ दिया था, जिससे दोनों ही साइड का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि चेंग के कलीग शेंग को एज अ फैन जानते थे जबकि वो तीनों शेंग के लिए अनजान थे। तब चेंग का कलीग उसी की बुराई करने लग जाता है कि वो हर बार ऐसा ही करता है। वहाँ से जाते वक्त शेंग यही सोच रही थी कि चेंग कितना अजीब है। पहले खुद ही उसने उससे उसके कलीग से माफ़ी मांगने के लिए कहा, और जब वो मान गई ये करने के लिए तो वो खुद ही नहीं आया। आखिर ऐसा करने के पीछे उसकी क्या वजह होगी? इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि या तो वो आपको हमेशा ये फील करवाना चाहता है कि आपको उसे कुछ कहना है, या वो मिलने का बहाना ढूंढ सके इसीलिए। सीन अब तांग पर आता है, जो कि अपनी टीम के साथ एक स्टील फैक्ट्री में जाती है, जहाँ का ओनर उन्हें हर तरफ घुमाकर अपनी और अपनी टीम की काबिलियत के बारे में बता रहा था। एक तरफ ओनर अपनी ही टेक मशीन्स की बात कर रहा था, पर तांग देखती है कि उन पर तो काफ़ी मिट्टी थी, जैसे वो कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई हो। वहीं जियांग अपने ब्लॉगर फ्रेंड के साथ ज़ैंग के रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था, लेकिन उस ब्लॉगर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियांग इस रेस्टोरेंट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो वो उसे बताता है कि उसने भी कभी ऐसा टाइम देखा था। आज ज़ैंग का रेस्टोरेंट एक स्टॉल से शॉप पर पहुंच चुका है। वो भी इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ा था। ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं जिनका खाना अच्छा है, पर फिर भी उनके बाहर कोई लाइन
लाइन नहीं है। जब वो वहाँ पर जाकर खाना ट्राई करता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। यहाँ से अब हम चेंग को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि चेंग की अगली स्ट्रीम की लोकेशन क्रू होटल है और जियांग चाहता था कि चेंग अपनी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पर विजिट करे, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है और उसे उसकी और उसकी टीम की फ़्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए बोलता है। लेकिन वो अपना सामान पैक करने के बजाय सारा कुछ वहाँ की लोकल शॉप से ले लेगा। लोकेशन पर पहुंचने के बाद चेंग रिसेप्शन से आसपास की शॉप के बारे में पूछता है ताकि वो अपने लिए अंडरगारमेंट्स और पैंट्स वगैरह ले सके। लेकिन ये होटल रिमोट एरिया में होने की वजह से वहाँ पर शॉप काफ़ी कम है। इतने में चेंग वहाँ पर आती है, जो उसे आने के लिए थैंक्स कहती है। जब उसे पता चलता है कि चेंग शॉप ढूंढ रहा है तो वो उसे कहती है कि हमारे पास काफ़ी सामान है, अगर तुम्हें उसमें से कुछ चाहिए तो ले सकते हो। इस पर वो बताता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं होगा। इतने में रिसेप्शनिस्ट ही बोल देती है कि सर अपने लिए अंडरगारमेंट्स ढूंढ रहे हैं, जो सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि वो तो नहीं होंगे। फिर वो अपने असिस्टेंट चेंग को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जियांग की फूड ब्लॉगर फ्रेंड को देखते हैं, जो कि जैंग के रेस्टोरेंट की प्रमोशन करने के लिए पहुंच चुका था। वहां पर वो अपनी व्लॉगिंग शुरू करते हुए सभी को यहाँ की डिशेस के बारे में बताता है, जो कि काफ़ी टेस्टी हैं। वो खुद भी इन डिशेस को खाकर सभी को दिखाता है, जिसकी ये स्ट्रीम तांग तक भी पहुंच जाती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश थी। इसके बाद जब वो जियांग और फेंग के साथ लंच करने के लिए जाती है तब उसे फेंग से पता चलता है कि इस फूड ब्लॉगर को वहाँ पर भेजने में जियांग का ही हाथ है। ये जानकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ब्लॉगर काफ़ी पॉपुलर है। वो सिर्फ हाई क्लास रेस्टोरेंट को ही सपोर्ट करता है। तांग अब उसे जैंग के बारे में हर बात बताती है कि कैसे वो एक सिंगल मदर है, जिनके हस्बैंड आर्मी में थे और उनके रेस्टोरेंट में काम कर रही लेडीज खुद आर्मी वाइफ्स हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑफिस जाती है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर उस स्टील फैक्ट्री में कोई इशू नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि वो ओनर उनका VIP क्लाइंट है। तब तांग उसे बताती है कि हमने उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज पर विजिट किया है, हमें कोई ना कोई गड़बड़ मिली है। पहली ये कि उन्होंने खुद को टॉप 10 स्टील फैक्ट्रीज में बताया, जबकि उनकी रैंकिंग 100 तक है। दूसरा ये कि फैक्ट्री में रखी मशीन्स को देखकर लग रहा था कि उन्हें कभी ऑपरेट ही नहीं किया गया, जो सुनने के बाद वो उसकी तारीफ करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखने वाला था। लेकिन इतने में डेप्यूटी डायरेक्टर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम लीडर हो, इस तरीके के जेस्चर्स तुम पर अच्छे नहीं लगते। फिर वो फाइल रखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सभी को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ 2 ग्रुप्स थे, जिसमें एक चाहते थे कि स्टील फैक्ट्री के ओनर को लोन मिले और दूसरा नहीं चाहते थे। जो टीम फेवर में थी उनका कहना था कि ये हमारे 10 साल से पुराना क्लाइंट है और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम है, तो हमें इन्हें लोन दे देना चाहिए। इस पर तांग प्रेजेंटेशन में दिखाती है कि उस ओनर के पास 4 लग्जरी कार्स हैं, जिसमें से उसकी 2 सेकेंड हैंड है और उन्हें उसने मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स में ऐड किया है। यहाँ तक कि जब तांग मुझसे कॉल पर बात कर रही थी तब उसे बस स्टॉप की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बस में ट्रैवल क्यों कर रहा है। दूसरी टीम का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि उन्हें इस साल काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि चैरिटी रोल मॉडल और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो तांग ओनर के पिछले खर्चों को आज से कंपेयर करके बताती है कि जिस सिचुएशन में उनकी स्टील फैक्ट्री है वो डेट लौटाने के काबिल नहीं है। बात रही बस में ट्रैवल करने की, तो मुमकिन है कि उसने पहले भी किसी से लोन लिया हो और उसे पैसे लौटा ना पाया, जिसके बदले वो उसकी कार ले गए। दोनों ही साइड की बात सुनने के बाद डायरेक्टर डिसाइड करता है कि वो लोग स्टील फैक्ट्री के ओनर को लोन नहीं देंगे। मीटिंग के बाद डायरेक्टर तांग को बताते हैं कि दूसरी टीम का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा से ही इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने VIP डिपार्टमेंट ज्वाइन किया ताकि उन्हें लोन्स अप्रूव करवा कर वो जल्दी आगे बढ़ सके। इसलिए वो तांग को उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है। तांग जब घर पहुंचती है तो देखती है कि जियांग बड़े से बॉक्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वो जैसी डोर खोलती है तो बॉक्स को अंदर रखकर वहाँ से काम का बहाना करके चला जाता है। जब तांग वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वही बियर था जो कि उसने जियांग को ठीक करने के लिए दिया था। वो इस बात से हैरान थी कि जियांग ने उसे कितने अच्छे से ठीक किया था, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कभी टूटा था। इसलिए वो उसे मैसेज करके बताती है कि मैंने अब तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिसके बाद उसे जू का मैसेज आता है, जिसने उसे बियर का इनवॉइस भेजा था। जब वो चेक करती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि इनवॉइस का मॉडल नंबर और बियर पर लिखा हुआ मॉडल नंबर दोनों अलग थे। वो उस फोटो को चेक करती है जो कि जियांग ने उस बियर को ठीक करते वक्त भेजी थी। उसका मॉडल नंबर इनवॉइस के मॉडल नंबर से मैच कर जाता है, जिसका मतलब ये बियर जू का दिया हुआ नहीं था। लेकिन जियांग ऐसा क्यों करेगा, ये बात जानने के लिए वो यानान के पास जाती है।
तांग अब यानान को अपनी दोस्त की कहानी बताकर ये बियर वाला इंसिडेंट पूरा समझाती है और उससे पूछती है कि उस लड़की का दोस्त उसके दूसरे दोस्त का गिफ्ट तोड़कर अपना सिमिलर गिफ्ट क्यों देगा। इस पर यानान कहती है कि इसका साफ मतलब है कि उस दोस्त को तुम्हारी कलीग पर क्रश है, जो सुनकर तांग हैरान हो जाती है। यानान अब आगे बताती है कि हो सकता है कि वो दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो और उन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम स्पेंड किया हो, इसीलिए उस दोस्त को डर हो कि कहीं वो उसे खो ना दे। यानान बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे पता लग सके कि तुम्हारी कलीग का दोस्त उसे पसंद करता है या फिर नहीं, ये टेस्ट तुम उसे बता देना। तांग अब जब वहाँ से जाती है तो यानान उसे पहला टेस्ट मैसेज करती है जिसमें उसे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करना है और उसके एक्सप्रेशन पर नजर रखनी है कि वो मुस्कुरा रहा है या फिर नहीं। तो फ्लर्ट करने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। इतने में जियांग अचानक से वहाँ पर आकर उसे चौंका देता है, जिसके बाद तांग उसे फ्लर्ट करते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे ऐसे बात करता हुआ देखकर उसे लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है और वो पहले ही उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। तांग जब देखती है कि ये तो ज़रा भी नर्वस नहीं हुआ तो वो रिलैक्स फील करती है। फिर साथ घूमते हुए तांग की नज़र कुछ कपल बैंड्स पर पड़ती है, जो कि दूसरा टेस्ट था जिसमें उसे अपने दोस्त को कपल गिफ्ट देकर एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने हैं। वो जियांग को इन्हें लेने के लिए कहती है। इस पर वो कहता है कि ब्रो कि तुम्हें तो इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था ना। शॉप ओनर बोलती है कि ये इतनी सुंदर लड़की है तो तुम इसे ब्रो क्यों कह रहे हो। इस पर जियांग जवाब देता है कि ये मेरे से हाइट में बड़ी है और मेरे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। पर तांग तो जियांग के एक्सप्रेशन ही देखे जा रही थी, तुझे सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। वो खुश हो जाती है कि वो कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है। इसके बाद जियांग जब एक स्टोर में जाता है तो उसे एक आइटम दिखता है जिसमें एक कैट के हाथ में कैंडी था। शॉप की एम्प्लॉय उसे बताती है कि ये लिमिटेड एडिशन है और वो इसे अपने बैग पर लगा सकता है। वहीं तांग तीसरा टेस्ट की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसे रेगुलर स्टाइल से हटकर डिफरेंट ड्रेस ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड के एक्सप्रेशन देखने हैं। जब वो जियांग को अपनी ड्रेस दिखाती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसके स्टाइल को कभी भी नहीं देखा था। पहले तो वो उसे कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रेंज लग रही हो, पर फिर कहता है कि ठीक ही लग रही हो। तांग अब काफ़ी खुश हो जाती है कि जियांग में कोई भी चेंजेस नहीं आया है और वो ड्रेस चेंज कर लेती है। जब वो जियांग से अपना हैंडबैग वापस लेती है तो देखती है कि उसने उस पर वही शुगर कैट लगाया था, जो कि तांग को फिर से डाउट में डाल देता है। कहीं उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। तो वो उसे एक और टेस्ट याद आ जाता है जिसमें उसे छोटी छोटी डिमांड्स करनी है। तभी जियांग उससे पूछता है कि हमें घूमते हुए काफ़ी देर हो गई है ना, तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। इस पर वो अपना मेकअप ठीक करने लग जाती है। तभी जियांग उसे क्लोज आने लग जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन वो तो उसके शू लेसेस बांधने के लिए आया था, जो कि खुले हुए थे। उसे लेसेस बांधता हुआ देखकर जियांग का तो पता नहीं, पर तांग को उसके लिए कुछ फील होने लग जाता है। शू लेसेस बांधने के बाद जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तब तांग देखती है कि जियांग ने उसके शू लेसेस दूसरे जूतों से बांध दिए थे और वो गिरने वाली थी, जिसे जियांग पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। तांग स्कूल टाइम में अक्सर उसके शू लेसेस टेबल से बांध दिया करती थी और आज तक जियांग इसी मौके के इंतजार में था, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और नीचे बैठकर शू लेसेस ठीक करती है। पर वो उसे हो नहीं रहा था, इसीलिए जियांग उसकी मदद करता है, जिसे इतना पास देखकर तांग उसे देखती रह जाती है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। सीन अब यहाँ से उनके हाई स्कूल टाइम पर आता है, जहाँ एक इवेंट के लिए जब तांग अपना मेकअप कर रही थी तब जियांग और फेंग दोनों मिलकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। इतने में सभी को बाहर बुलाया जाता है और जब तांग भी जाने लगती है तब जियांग उसे रोककर उसकी बो को अच्छे से बांधता है, जिससे तांग काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर यानान तांग से पूछती है कि तुम्हारी उस कलीग का क्या हुआ, उसके बेस्ट फ्रेंड को उस पर क्रश है या फिर नहीं। तो वो बताती है कि वो दोनों रियल फ्रेंड्स ही हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड के मन में उसके लिए वैसी कोई भी फीलिंग नहीं है। तभी यानान की नज़र उस शुगर कैट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका एक पार्टनर भी है सिरप पपी, जो सुनकर तांग काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो कि शूट की सारी प्रिपरेशन कर रहा था। दूसरी तरफ चेंग अपने फ़ोन में वेदर फॉरकास्ट चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। इतने में चेंग वापस आ जाती है, जिसके पूछने पर चेंग कहता है कि मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। चेंग पूछते है कि इतनी रात को, तो वो कहती है कि इलीगल थोड़ी है और वो चला जाता है। जिसके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर से चेंग तो परेशान हो चुकी थी। वो कहती है कि अभी तक यहाँ से वापस अपनी सिटी क्यों नहीं गया। तब उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हो सकता है कि उसकी फ्लाइट कल हो, और साथ ही ये भी बोलती है कि हो सकता है चेंग इतनी रात को रनिंग करने के बहाने आपका इंतज़ार कर रहा हो, शायद उसके कुछ और ही इरादे हो, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
अगली सुबह हम देखते हैं कि चैंग 4 बजे ही होटल से बाहर निकल जाता है। वो अपने फ़ोन में नेविगेशन ऑन करके पहाड़ों की तरफ जाता है, जिसकी काफ़ी देर बाद जब चैंग होटल से निकल रही थी तब चैंग वापस आ रहा था, जो कि उनकी पूछने पर बताता है कि वो सनराइज़ देखने के लिए टॉप पर गया था। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने ऊपर आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऊपर से वो लेट नाइट वॉक पर भी गया था तो सोया कब। इसीलिए अब उसका शक बढ़ जाता है कि चैंग के मन में चैंग के लिए कुछ तो है, जो वो किसी न किसी बहाने उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं, जो कि अभी तक जांग के लोन केस पर ही काम कर रही थी, क्योंकि उसे रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर्स भेजनी थी। लेकिन रिपोर्ट में ऐड करने के लिए उसे अच्छी फोटो चाहिए थी, इसलिए वो जियांग को मदद के लिए कॉल कर, जो उसे बताता है कि मैं अभी जैंग के रेस्टोरेंट के पास में ही हूँ, तो तुम यहीं पर आ जाओ। ये सुनकर वो उसे मिलने वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ की अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, जो कि तांग को काफ़ी पसंद आती है। अभी वो दोनों फ़ोटो सिलेक्ट कर ही रहे थे कि जैंग वहाँ पर आकर उनका ऑर्डर दे देती है। उन दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस पर तांग मजाक में कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, हम तो एक्सीडेंटली यहाँ पर मिले। खाने के बाद वो दोनों अब जैंग का इंटरव्यू लेते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि उनके साथ साथ उनके करीबियों ने भी सफ़र किया है, जिसकी वजह से सभी उन्हें बैड लक कहने लगे थे। साथ ही ये भी बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब उन्हें अपने अंदर एक बीमारी के बारे में पता चला, जिससे वो और भी ज़्यादा दुखी रहने लगी। लेकिन तब ऑर्फनेज में उसके एक टीचर थे, जो कि एक बार सभी बच्चों को फायरफ्लाइज दिखाने के लिए लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने उन फायरफ्लाइज से भरा हुआ एक जार दिया और बताया कि छोटी सी रोशनी किसी को भी खुश करने के लिए काफ़ी है, और उसके बाद से ही जब भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हिम्मत से उसका सामना करती है। उनकी बातें सुनकर तांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे जियांग अपना हैंकी देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। अभी शूट करते करते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। जैंग उन्हें बताती है कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए अच्छा सामान नहीं बचा है, तो जैंग किचन में जो कुछ भी बचा हुआ था उसकी एक अच्छी सी डिश बनाकर उन्हें सर्व करती है। जब वो उसे खाना शुरू करते हैं तो सभी को काफ़ी पसंद आता है। तांग उन्हें उसको भी ये डिश बनाना सिखाने के लिए कहती है। अब जब जियांग वापस घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम खाना खाओगे। इस पर वो ना में जवाब देकर आगे कुछ बोलने ही वाला था कि मॉम तब तक अंदर चली जाती है। अगले दिन हम तांग के ऑफिस में देखते हैं कि सभी कलीग्स उसके जैंग रेस्टोरेंट वाले केस की काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि उसने कितने अच्छे सब कुछ हैंडल किया। तभी तांग वहाँ पर आ जाती है, जिसे सभी कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। इतने में डायरेक्टर भी वहाँ पर आता है और सभी को मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उनकी टीम ने जिन 10 यूजर्स को टेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया था उसमें से एक के पास नाइफ था और अब वो सीन क्रिएट कर रहा था। जब वो जाकर देखते हैं तो उस आदमी ने एक लेडी को अपने कब्जे में कर लिया था। वो आदमी भी सिर्फ शिव कंपनी के मालिक से बात करना चाहता था। जियांग को वो आदमी जब देखता है तो उससे कहता है कि मुझे मेरे 3 लाख युआन वापस चाहिए, ये सारे पैसे मेरे पेरेंट्स की सेविंग है। लेकिन जियांग तो उसको जानता तक भी नहीं था, तो वो बताता है कि तुम्हारी ये शिव फाइनेंस ने मुझे 3 लाख युआन के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे, ये कहकर कि मैं किसी भी टाइम डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं विड्रॉल करने गया तो साइट ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। ये पैसे उसकी फैमिली की ज़िंदगी भर की सेविंग्स थी। इस पर जियांग बताता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके अंडर कोई भी बिजनेस नहीं है। इसका मतलब उस आदमी के साथ उनकी कंपनी के नाम पर कोई फ्रॉड हुआ था। वो समझ गया था कि अब उसे पैसे वापस नहीं मिलने वाले, इसलिए वो नाइफ से उस लेडी को मारने वाला था। वहीं तांग जब मीटिंग के बीच फ़ोन में जियांग के ऑफिस की सिचुएशन देखती है तो बीच मीटिंग में वहाँ से चली जाती है। वो जियांग को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। फिर हम युवा को देखते हैं, जिसे सेट पर क्रू मेंबर जियांग की सिचुएशन दिखाती है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही जियांग से बदला लेना चाहती थी और उसे प्रॉब्लम में देखकर उसे मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में पुलिस पहुंच चुकी थी। शिनेफेंग ऊपर की तरफ की पूरी सिचुएशन दिखाता है। उनके साथ एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट भी था, जो आईडी देता है कि मैं तुम्हारा कलीग बनकर वहाँ पर जाऊँगा। तब फेंग उन्हें अपना आईडी कार्ड दे देता है। फिर वो जियांग से जाकर बात करते हैं कि किस तरह से अगर वो इस पर्सन को ऐसी जगह ले जा सके जहाँ पर कम लोग हों। अब वो आदमी उसे यहाँ पर देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो जियांग नेगोशिएशन एक्सपर्ट को अपना बिजनेस पार्टनर बताता है। जियांग उसे बताता है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो कि तुम्हारे साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता लगा सकता है और तुम्हारे पैसे दिलवाने में मदद भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे ऑफिस में चलकर वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताना होगा, जिसके लिए वो आदमी मान तो जाता है पर सिर्फ जियांग को अपने साथ आने के लिए बोलता है
और उसके ऑफिस में नहीं बल्कि बिल्डिंग के टॉप पार्किंग में। इतने में तांग भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि सारी सिचुएशन देख रही थी कि ये क्रिटिकल है। ये सब कुछ पुलिस भी सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी पोजीशन पहले ही ले लेते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट खोलती है तब जियांग धीरे धीरे आता है, जिसे वो आदमी चाकू दिखाकर डरा रहा था। तभी अचानक से जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी उसे पकड़ लेते हैं, जिस बीच जियांग नीचे भी गिर जाता है। उसी वक्त तांग भी आकर उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसकी तरफ भाग कर जाती है। वो उसे जल्दी जाकर संभालती है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तब तक बाकी सभी भी आ जाते हैं, इसीलिए तांग साइड पे जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि आज कहीं जियांग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जियांग जब उसे चुप करवाता है तो उसे ही मारने लग जाती है कि वो हमेशा उसे टेंशन में डाल देता है। फिर हम उन दोनों की मॉम को देखते हैं, जो कि उस न्यूज़ को जब फ़ोन में देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी से जियांग को कॉल करती है, जो उन्हें सारी सिचुएशन समझाते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और पुलिस ने कहा है कि वो उस आदमी के पैसे उसे वापस दिलवा कर रहेंगे। फिलहाल सब कुछ ठीक है, जो सुनकर दोनों मॉम को तसल्ली मिलती है। तभी जियांग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन उनके काफ़ी खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए वो मॉम को बोलता है कि उसे कुछ काम है तो रात को नहीं आ पाएगा। इस पर मॉम तांग को उस पर नज़र रखने के लिए कहती है ताकि वो ठीक से खाना खाए। जिसके बाद फेंग जियांग को बताता है कि उस फ्रॉड वेबसाइट का IP एड्रेस और डेटा युवा की टीम की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जियांग फेंग को अपने लॉयर से लेटर तैयार करवाने के लिए कहता है। वहीं तांग जियांग के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए खाना लेकर आई थी, जिसे सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तांग अब जियांग को खाना देने के लिए जाती हैं, तो वो उसी के हाथ से खाने लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बिजी था। उसे लग रहा था कि वो और खिलाएगी, पर वो चली जाती है। इस तरह सभी लोग मिलकर काफ़ी देर रात तक काम करते हैं, सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। तांग तो यहाँ पर जियांग के ऑफिस में ही सो गई थी, जिसके पास बैठकर जियांग काम कर रहा था और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अगले दिन जब तांग उठती है तो सनराइज देखकर स्माइल करने लग जाती है। जब जियांग स्माइल करने का रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारे ऑफिस की रेनोवेशन करने में मैंने ये तुम्हारी हेल्प की थी ना, ताकि तुम्हारे ऑफिस में डायरेक्ट सनरेज आए। अब क्योंकि तांग को अपने ऑफिस जाना था, इसीलिए वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जाते जाते उसे रेस्ट करने के लिए भी कहती है, जिसके बाद वहाँ पर फेंक आता है। वो भी काफ़ी थका हुआ था और सीधा उस पर लेटने जा रहा था जहाँ पर तांग सोई हुई थी, पर जियांग कहता है कि यहाँ पर मैं सोऊंगा। फिर वो उस ब्लैंकेट को ओढ़कर उसी पर सो जाता है। अब इससे पहले कि वो बेचारा ठीक से सो पाता, इतने में असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आपके पर्सनल अकाउंट में अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। कल के इंसिडेंट के बाद से ही काफ़ी लोग आपके बारे में सर्च करने लगे हैं और साइट पर जो भी वीडियोस थी अब उन पर मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं। वही तांग जब ऑफिस पहुंचती हैं तो सभी उसकी एक वीडियो पर बात कर रहे थे। जब तांग खुद उस वीडियो को देखती हैं तो उसमें जियांग उसे चुप करवा रहा था और वो उसे मार रही थी, जिसे सभी लोग उनके बीच लव एंगल कह रहे थे। तांग उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे थे, इसलिए वो अपने कैबिन में चली जाती है। ऑफिस से घर आने के बाद तांग ग्रुप में सभी को पूछती है कि क्या आज वो लोग फ्री हैं, जिस पर फेंग उसे इवेंट की फ़ोटो भेजता है जहाँ वो और जियांग बिजी है। तो तांग उसी इवेंट में पहुंच जाती है। यहाँ से अब हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग तांग को वो चीज़ खाने के लिए फोर्स कर रहे थे जिससे उसकी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाया करती थी, लेकिन आज चाइनीज़ न्यू ईयर था, इसीलिए वो भी नहीं मानते। जियांग अब उसे किस तरीके से खाने की तारीफ करके अपने हाथों से एक स्पून खिलाता है और धीरे धीरे करके सब कुछ खिला देता है, जिसे वो मना नहीं कर पाती। जिसके बाद उसका पेट काफ़ी भर चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन चेंग अब भी खाते जा रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे। तब तांग जियांग से पूछती है कि तुमने अपनी कंपनी का नाम यीशु गौर में क्यों रखा हुआ है, तो बताता है कि इसका मतलब है डिलीशियस फूड को पसंद करना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।